अध्याय 31 निम्न ज्वार। काला अपारदर्शी पानी अचानक उमड़ पड़ा और उबलने लगा, मानो कोई जीव आने वाली भोर की धुंधली रोशनी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। सनी धीरे धीरे ऊपर उठा और कुछ सोचने के बाद सावधानी से पत्थर के चबूतरे के किनारे तक पहुंचा। नीचे देखते हुए उसने पलकें झपकाईं और फिर घुटनों के बल बैठ गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो उसने देखा वह कोई भ्रम तो नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र पीछे हट रहा है। पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से पानी का स्तर गिर रहा था। जिस गोलाकार पत्थर की संरचना पर वह शरण लिए हुए था, वह पहले मुश्किल से लहरों से बाहर निकल पाती थी, लेकिन अब उसके और समुद्र की बेचैन सतह के बीच मीटरों मीटर गीली चट्टानें थीं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, भयंकर ज्वार भाटा जारी रहा। जल्द ही सनी ने खुद को एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ा पाया, जहां उसे पानी के मंथन से 100 मीटर की ऊंचाई पर अलग किया जा रहा था। उसके नीचे चट्टान का आकार चौड़ा होता गया और उसका आकार बदलता गया। हालांकि उसकी सुविधाजनक जगह से ये निर्धारित करना मुश्किल था कि वह आकार वास्तव में क्या था। उस समय पानी की काली सतह पर तेज लाल रंग की धारें जगह जगह छेद करने लगीं। जैसे जैसे पानी और नीचे उतरता गया, मानो काली गहराइयों से एक लाल जंगल धीरे धीरे उग रहा हो। ये पेड़ मूंगे जैसी किसी चीज से बने थे, जो बेतरतीब ढंग से एक दूसरे में समा रहे थे और आसमान की ओर खींच रहे थे। वे आकार में विशाल थे, अनियमित उभार आपस में गुथे और विलीन हो रहे थे। सूर्य प्रकाशित शून्य की काली और लाल वास्तविकता में विशाल और भयावह लग रहे थे। इस विचित्र चट्टान द्वारा निर्मित भूल-भुलैया जहां तक सनी देख सकती थी, फैली हुई थी, जो यहाँ वहां उभरी हुई चट्टानों, अचानक बनी खायों और दूर दूर तक फैली प्राकृतिक आकृतियों से टूटी हुई थी। आधे घंटे बाद पूरी तरह से स्तब्ध सनी ने नीचे देखा और महसूस किया कि समुद्र पूरी तरह से गायब हो चुका था। अगर गीली चट्टानों और मूंगे के लाल खंभों पर लटके काले समुद्री शैवाल न होते, तो उसे शक होता कि वे कभी वहां थे भी या नहीं। उसका छोटा सा गोलाकार द्वीप एक अजीब, ऊंची, अनियमित आकार की चट्टान की चोटी में बदल गया था। नीचे देखते ही उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। तब तक रात पूरी तरह से पीछे हट चुकी थी और अंततः सुबह ने अपना स्थान ले लिया था। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, है ना? सनी ने खुद को चुटकी काटते हुए सोचा। पब फ्यूचर विज्ञापन, वह मंत्र क्या था? तारांकन तारांकन तारांकन। अंधेरे समुद्र और उसके छिपे राक्षसों के अचानक गायब हो जाने के बावजूद सनी को अपने गोलाकार पत्थर के मंच से नीचे उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले उसे लगा कि अगर समुद्र गायब हो सकता है, तो वह वापस भी आ सकता है, शायद किसी भी पल। दूसरी बात, उसे नहीं पता था कि मूंगे की भूल-भुलैया में क्या क्या खतरे छिपे हैं। शायद नीचे उस विशाल तंबू के मालिक से भी ज्यादा डरावनी कोई चीज थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्वेषण नहीं करने जा रहा था। मंच के बीचों बीच अपनी जगह पर आकर सनी बैठ गया और अपनी परछाई को अपने शरीर से अलग होने का आदेश दिया। फिर उसे काबू में करके वह मंच के किनारे पहुंचा और फुर्ती से नीचे सरक गया। आदतन एक परछाई से दूसरी परछाई की ओर बढ़ते हुए वह नीचे उतरने लगा। इस पल सनी खुश था कि परछाइयों का कोई वजन नहीं था और उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं था। जब छाया नीचे उतरने में व्यस्त थी, सनी ने जम्हाई ली। बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नाम की जरूरत है? हालांकि उसकी परछाई पहले से ही इतनी दूर थी कि उसे सुन नहीं सकती थी, फिर भी वे अपने साझा संपर्क के जरिए बातचीत कर सकते थे। बेशक ऐसा करने का मतलब यह नहीं था कि ऐसा होगा भी। परछाई कुछ कुछ चुप थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसके पास स्वर तंत्र नहीं थे और वह बोल नहीं सकती थी। इसके अलावा इसका स्वभाव भी उतना अच्छा नहीं था। कैसा रहेगा? बेशर्म? नहीं। कैसा रहेगा? छायादार? भी नहीं। कुछ आसान जैसा, जैसे क्या? अच्छा, तो क्या आपके पास कोई सुझाव है? ठीक है, ठीक है, हम इस बातचीत को बाद के लिए टालते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब तक वह ये छोटा सा एकालाप खत्म करता, तब तक परछाई चट्टान के नीचे पहुंच चुकी थी। छाया नियंत्रण की सीमा असीमित तो नहीं थी, लेकिन उनके आसपास के परिवेश का पता लगाने के लिए बस इतनी ही थी। भूल-भुलैया में प्रवेश करते हुए सनी को ये बेहद भ्रामक और पेचीदा लगा। मूंगे के खंभों के बीच के रास्ते कभी चौड़े, कभी संकरे थे। वे बिना किसी तर्क के मुड़ते और घूमते रहते थे, अक्सर किसी बंद रास्ते पर या फिर वहीं वापस आ जाते थे जहां से उसने शुरुआत की थी। इससे भी बढ़कर कुछ रास्ते मूंगे के टीलों के अंदर घुसकर अंधेरी सुरंगों में बदल जाते थे। भूल-भुलैया विशाल और बहुस्तरीय थी, जिससे सनी का सिर दर्द करने लगा क्योंकि वह आसपास के रास्तों का नक्शा याद करने की कई नाकाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुका।
आखिरकार उसने परछाई को ऊपर भेज दिया, जिससे वह लाल जंगल के ऊपर चढ़ गई और एक तीखे मूंगे के पत्ते से दूसरे पर कूदने लगी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह खुद ऐसा नहीं कर पाएगा। जल्द ही वह उस अजीब चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और उसकी छाया में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर डरकर वहीं जम गया। वहां उस विशालकाय शार्क जैसे प्राणी की लाश, जिसने पिछली रात कुछ देर तक उसका पीछा किया था, जमीन पर पड़ी थी। उसके चारों ओर लगे मूंगे के खंभे टूटकर बिखर गए थे। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो उसका आधा हिस्सा तो वही था, और उस भयानक घाव से बाहर निकलकर दूर तक फैली हुई विचित्र आंतरिक नसें। बाकी आधा हिस्सा गायब था, मानो कभी था ही नहीं। लाश के इर्द गिर्द सैकड़ों छोटे छोटे राक्षस दौड़ रहे थे, उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। हर राक्षस लगभग 2.5 मीटर लंबा था और किसी राक्षसी केकड़े, सेंटोर और दुर्स्वप्न का अजीब मिश्रण सा लग रहा था। उनके 4 जोड़ी लंबे खंडित पैर थे जो दरांती जैसे उभारों में समाप्त होते थे। आगे की ओर एक मानव जैसा धड़ उनके कवच से बाहर निकला हुआ था, जो मोटे काइटनस कवच से भी ढका हुआ था। सिर, अगर यह सही शब्द था, तो धड़ के ठीक ऊपर स्थित था। बीच में कोई गर्दन नहीं थी। इसमें 2 संकरी आंखों के छिद्र और कई चिपचिपे जबड़ों वाला एक चिपचिपा सा मुंह था। हाथों की बजाय इन राक्षसों के 2 विशाल पंजे थे। इस समय वे सभी उन चिमटों का इस्तेमाल करके सूखी लाश से मांस के टुकड़े नोच नोच कर अपने मुंह में ठूंस रहे थे। समय समय पर मांस के किसी रसीले टुकड़े के लिए लड़ाई छिड़ जाती थी, जिसके अंत में कुछ राक्षस फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और विजेता उन्हें जल्दी से खा जाते थे। सनी ने निगल लिया, एक तो इसलिए कि भारी कवचधारी शक्तिशाली राक्षसों को देखकर वह घबरा गया, और दूसरा इसलिए कि उन्हें भोजन करते देखकर उसे अचानक बहुत भूख लग गई। उनमें से हर एक मुसीबत की तरह लगता है, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। हमेशा की तरह उसका भाग्य भी बुरा था। कम से कम मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भूल भुलैया इतनी खाली क्यों लगती है। सभी निवासी पार्टी कर रहे हैं। अपनी परछाई को राक्षसों की ओर पीठ दिखाने के बारे में थोड़ा सा सचेत महसूस करते हुए सनी ने उसे पीछे मुड़कर उस चट्टान का अध्ययन करने का आदेश दिया जिसके ऊपर वह शरण लिए हुए था। इसमें कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। परछाई ने पलटकर ऊपर देखा और अजीब आकार की चट्टान को देखा। सनी को अपना नजरिया बदलने और उसे पहचानने में कुछ मिनट लगे। यह एक उंगली है, यह एक हाथ है, यह एक तलवार है। उसने पलकें झपकाईं। यह एक मूर्ति है। दरअसल वह चट्टान मानव निर्मित थी। ये कम से कम 200 मीटर ऊंची एक प्राचीन विशाल मूर्ति थी। इसका आकार इतना विशाल था कि देखकर मन दंग रह गया। सनी ने जो देखा उससे पता चला कि उस पर एक शूरवीर एक विस्तृत कवच पहने हुए था, जिसके कवच पर 7 चमकते सितारे उकेरे हुए थे। उसके हाथों में एक विशाल तलवार थी जो जमीन की ओर तानी हुई थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस विशालकाय पत्थर के शूरवीर का सिर गायब था। दरअसल सनी जिस मोटे तौर पर गोलाकार चबूतरे पर खड़ा था, वह उसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा निकला, और देखने से ऐसा लग रहा था कि सिर जानबूझकर गायब नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने या किसी ने अतीत में किसी समय उसे हिंसक तरीके से फाड़ दिया हो। सनी प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमता रहा, चारों ओर से नीचे की ओर देखता रहा, लेकिन उसे कहीं भी सिर पड़ा हुआ नजर नहीं आया। आखिर यह जगह क्या है? उत्तर पाने के लिए कोई संकेत न मिलने पर वह अपनी परछाई को वापस उस दानव की गर्दन के पास ले गया और उसके पश्चिमी किनारे पर बैठ गया तथा भोजन कर रहे राक्षसों का अध्ययन करने लगा। वह तब तक नहीं हिला जब तक सूरज डूबने वाला नहीं हो गया, जैसा कि सनी को उम्मीद थी। जैसे ही सूरज क्षितिज पर पहुंचा, नीचे कहीं से एक गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनाई दी। राक्षस तुरंत अपनी दावत रोककर भाग गए। कुछ मूंगे के खंभों के अंदर छिप गए, कुछ बस नर्म मिट्टी में दब गए। कुछ ही मिनटों बाद भूल भुलैया में काले पानी की पहली धाराएं दिखाई दी। उनका आकार तेजी से बढ़ता गया और जल्द ही एक प्रलयकारी बाढ़ ने चारों ओर सब कुछ निगल लिया। रात के करीब आने के साथ ही समुद्र वापस लौट रहा था। सनी इस अकल्पनीय प्रक्रिया को देखता रहा। उसके दिमाग में विचार उमड़ रहे थे। 1 घंटे में एक बार फिर अंधेरे पानी के ऊपर गोलाकार प्लेटफॉर्म ही एकमात्र चीज थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 32 चुनाव करना। खाली पेट और विचारों से भरे दिमाग के साथ सनी वापस प्लेटफॉर्म के बीचों बीच आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी परछाई को इशारा करके कहा, अगर कुछ हो जाए तो मुझे जगा देना। फिर उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। उसकी चेतना तेजी से अंधेरे की मीठी गोद में चली गई, जिससे सनी को कुछ जरूरी आराम मिला। लेकिन आधी रात को अचानक एक आवेग ने उसे जगा दिया। सनी उछलकर खड़ा हो गया।
उसका स्तब्ध मन तनावपूर्ण आशंकाओं से भरा हुआ था। उसे डर था कि उस विशालकाय तंबू का मालिक काम खत्म करने के लिए वापस आ गया है, या हो सकता है कि गहराई से किसी अन्य भयावहता ने उसे आभासित कर लिया हो और उसने मानव मांस खाने का निर्णय कर लिया हो। हालांकि समुद्र शांत और शांत था। उसने शूरवीर की मूर्ति के आसपास कोई असामान्य आवाज नहीं सुनी। क्या है? सनी ने परछाई से फुसफुसाते हुए पूछा। छाया ने चुपचाप उसे एक विशेष दिशा की ओर इशारा किया। सनी ने सिर घुमाकर आंखें सिकुड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि जागना क्यों जरूरी था, वरना वह देख ही नहीं पाता। दूर, कुछ किलोमीटर दूर, अंधेरे में एक छोटी सी नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी। लहरों की गति के साथ उसके प्रतिबिंब ऊपर नीचे हो रहे थे। रोशनी इतनी दूर थी कि कोई भी विवरण समझ पाना मुश्किल था, इसलिए सनी कुछ देर तक उसे बस देखती रही। जल्द ही रोशनी गायब हो गई। अन्य स्लीप, प्राकृतिक घटना, या कोई राक्षस जाल बिछा रहा है? गहरे पानी के भयानक जीवों की यादें तुरंत उसके दिमाग में आ गईं। सनी सिर हिलाते हुए वापस लेट गया और नींद में लौटने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस बार नींद उससे कोसों दूर थी। भूख की पीड़ा अभी भी असहनीय नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। हालांकि प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अंत में वह तब तक जागता रहा जब तक कि सूर्य पुनः उदय नहीं हो गया, जिससे अंधकार में समुद्र पीछे हट गया। तारानकन तारानकन तारानकन। जैसे ही सुबह हुई, चिमटे जैसे राक्षस अपने छिपने के स्थानों से वापस आ गए और अपना भोजन जारी रखने के लिए विशाल शव की ओर दौड़ पड़े। सनी ने कुछ देर तक उन्हें देखा और फिर प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर चला गया ताकि उस दिशा में देख सके जहां उसने पिछली रात रहस्यमयी रोशनी देखी थी। सिरविहीन मूर्ति से 5-6 किलोमीटर दूर जमीन स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ गई और एक पहाड़ी जैसी आकृति बन गई। उस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल मूंगा स्तंभ आकाश की ओर उठ रहा था। देखने से ऐसा लगता है कि इसकी ऊपरी शाखाएं इतनी ऊंची थीं कि रात में पानी के ऊपर रह सकती थीं। सनी के दिमाग में कई तरह के विचार आए, लेकिन अंत में केवल 2 ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले, क्या वह दिन में भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर वह दूरी तय कर पाएगा? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या उसे ऐसा करने की कोशिश भी करनी चाहिए? आखिरकार इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रहस्यमयी रोशनी का स्रोत कोई फायदेमंद चीज थी, न कि खतरनाक और जानलेवा। चुनाव करने लायक जानकारी न होने के कारण सनी राक्षसों का अध्ययन करने के लिए वापस बैठ गया। हालांकि उसने छाया को भूल भुलैया में, जहां तक छाया नियंत्रण की सीमा थी, जांच करने के लिए भेजा, ताकि कम से कम उस रास्ते की शुरुआत का पता चल सके जो उसे उस पहाड़ी तक ले जा सके। तार्किक रूप से कहें तो वह इस अजीब जगह पर बिना सिर वाली मूर्ति के ऊपर जितना सुरक्षित हो सकता था, उतना सुरक्षित था। बस एक ही समस्या थी कि वह जल्द ही प्यास या भूख से मर जाएगा। अगर वह नीचे उतरता तो दोनों समस्याएं हल हो सकती थीं। वह शिक्षक जूलियस द्वारा सिखाए गए कई तरीकों से, स्वप्न लोक में लगभग हर जगह मौजूद सामग्रियों से समुद्री जल को खारापन मुक्त कर सकता था। वह जाल भी बना सकता था और खाने के लिए एक चिमटा राक्षस का शिकार भी कर सकता था। उनके विशाल आकार के कारण उनमें से सिर्फ एक ही उसे हफ्तों तक खिलाने के लिए पर्याप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह आसानी से ऐसी दिनचर्या देख सकता था, दिन में शिकार करना, रात होते ही मूर्ति के पास लौट आना। शायद यही उसका सबसे सुरक्षित विकल्प था। हालांकि काम करने के इस तरीके में एक जरूरी तत्व की कमी थी, सुधार की संभावना। ये सनी को जिंदा रखने के लिए तो ठीक था, लेकिन उसे उम्मीद देने का कोई जरिया नहीं था। अगर उसे अपनी बाकी जिंदगी बिना सिर वाली मूर्ति के आसपास के छोटे से इलाके में राक्षसों को खाते हुए और रात में किसी बड़ी चीज के खा जाने के डर से कांपते हुए बितानी थी। खैर, वह तो अभी नीचे कूदकर इसे खत्म कर देना चाहता है। इसका मतलब यह था कि उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचा था कि वह नारंगी रोशनी के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करे। और अगर सनी सचमुच ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे यह काम तब तक करना था जब तक कि चिमटे वाले राक्षस उस विशाल शव को खा न लें। इस तरह कम से कम भूल भुलैया का आसपास का हिस्सा उनसे मुक्त हो जाएगा। अपने फैसले पर अडिग, सनी ने अगली सुबह बिना सिर वाली मूर्ति को छोड़ने का फैसला किया। वह आज का बाकी समय भूल भुलैया के रास्ते तलाशने और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में बिताएगा। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दृष्टि को गतिशील छाया पर केंद्रित कर लिया। तारानकन तारानकन तारानकन। रात में अचानक एक तूफान अंधेरे समुद्र पर आ गिरा। सनी को समय रहते साए ने जगा दिया ताकि वह तेज हवाओं और तेज बारिश के लिए खुद को तैयार कर सके। आमतौर पर बारिश उसे हमेशा उदास कर देती थी,
लेकिन इस बार उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसे मीठे पानी के अलावा किसी और चीज की सुध ही नहीं थी। सनी नीचे झुका रहा ताकि वह प्लेटफॉर्म के किनारे से न उड़ जाए, और उसने अपने हाथों को प्याले में बांध लिया और तब तक इंतजार किया जब तक वे बारिश के पानी से भर न गए। फिर उसने उन्हें मुंह के पास उठाया और लालच से पानी पीने लगा। बिजली की चमक ने मंथन कर रहे समुद्र के ऊपर सब कुछ रोशन कर दिया। अगर कोई अब सनी को देखता तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देख पाता। तूफान कई घंटों तक तांडव मचाता रहा। सनी मंच के बीचों बीच दुबका हुआ उसका प्रकोप सहता रहा। एक से ज्यादा बार एक ऊंची लहर उस सिरहीन शूरवीर की गर्दन से टकराती, उसे बहा ले जाने की धमकी देती। लेकिन सनी मंच की पत्थर की सतह पर बने गहरे खांचों को कसकर पकड़े रहा, गोंद की तरह उनसे चिपका रहा। सुबह तक, जब तूफान अंततः समाप्त हो गया, तो उसकी सारी मांसपेशियां दुखने लगी थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जैसे ही राक्षस शव के पास वापस आए और कुछ राक्षस तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहे थे, वह मंच के किनारे से फिसल गया और फुर्ती से नीचे उतरने लगा। सनी को एक बार फिर वाइल्डनेस सर्वाइवल क्लासेस का शुक्रिया अदा करना पड़ा, क्योंकि उसे रॉक क्लाइंबिंग की मूल बातें भी सिखाई गई थीं। शिक्षक जूलियस अपने छात्र को हर तरह की चढ़ाई का त्वरित प्रशिक्षण देने पर अड़े थे। इसके अलावा सनी ने पहले ही नीचे उतरने का सबसे अच्छा रास्ता खोज लिया था और अपनी परछाई की मदद से पकड़ने के लिए सबसे अच्छे पकड़ और गड्ढे याद कर लिए थे। जल्द ही उसके पैर अंततः जमीन पर आ गए। हालांकि बिना सिर वाली मूर्ति की सुरक्षा से बाहर निकलना उसके लिए काफी खतरे में डालने वाला था। सनी को तुरंत ही अपने मूड में सुधार महसूस हुआ। पिछले कुछ दिनों से निष्क्रिय रहना उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। अब भले ही उसकी योजना विफल हो जाए, कम से कम वह काम तो करेगा जो उसने करने का फैसला किया था। कोशिश करना और असफल होना बिल्कुल भी कोशिश न करने से बेहतर है। काली कीचड़ इतनी गहरी थी कि उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन उतनी नहीं जितनी उसे डर था। थोड़े अभ्यास के साथ सनी जल्द ही स्वीकार्य गति से चलने लगा। और तो और, जब तक वह परछाइयों में रहा, उसके कदम हल्के और शांत थे और कीचड़ से कोई फिसलन की आवाज नहीं आ रही थी। वह उन रास्तों में से एक की ओर बढ़ गया जो उसे दूर पहाड़ी तक ले जाने वाले थे और लाल भूल भुलैया की ठंडी छाया में प्रवेश कर गया। तुरंत ही उसके मन में एक अजीब सा एहसास छा गया, मानो भूल भुलैया के उस पार की दुनिया अब मौजूद ही नहीं रही और बस उसके घुमावदार अंधेरे रास्ते ही बचे रह गए हैं। ये बात लगभग अंतहीन लगती है। सनी ने सिर हिलाते हुए परछाई को आगे की ओर देखने के लिए भेजा, इस उम्मीद में कि उसे किसी भी छिपे हुए खतरे की पहले ही सूचना मिल जाएगी, और वह आगे बढ़ने लगा। अब उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर थी कि वह सूरज डूबने से पहले दूर पहाड़ी तक पहुंच पाएगा या नहीं। वह ये सोचना भी नहीं चाहता था कि यदि वह अभी भी भूल भुलैया के अंदर होता तो क्या होता जब काला समुद्र नियंत्रित बाढ़ के साथ वापस आता। परछाई बिना किसी बाधा के उसके आगे आगे चलती रही। कभी कभी वह अलग अलग रास्तों की दिशा जानने के लिए ऊपर चढ़ जाती, जिससे सनी को ज्यादातर समय सबसे अच्छा रास्ता चुनने में मदद मिलती। हालांकि उसे एक दो बार काफी दूर तक पीछे लौटना पड़ा, और या तो वह किसी बंद रास्ते पर पहुंच गया या फिर किसी गलत रास्ते पर। इसके बावजूद सब कुछ सुचारू रूप से चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। सनी के पास भूल भुलैया के अंदरूनी हिस्से का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का भी समय था, तथा उसने इसकी संरचना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की, साथ ही अपने पैरों के नीचे कीचड़ में छिपी हुई अज्ञात हड्डियों की भयावह मात्रा को भी देखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। इसके लिए उसका अहंकार भी जिम्मेदार था। अपनी व्यापक तैयारियों और शैडो स्काउट पर कुशल नियंत्रण के साथ सनी ने अवचेतन रूप से खुद को थपथपाया और मान लिया कि सब ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि जब उसके ठीक सामने की मिट्टी हिलने लगी तो वह प्रतिक्रिया करने में 1 सेकंड से भी कम देर कर गया। अगले ही क्षण एक विशाल चिमटा जमीन से निकला और हवा में फट गया, तथा एक ही प्रहार से उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटने की धमकी दी। अध्याय 33 कार्पेस स्कवेंजर। बकवास। सनी के दिमाग में बस यही ख्याल था जब वह अजीब तरह से पीछे की ओर गिरा और चिमटा उसके चेहरे के ठीक सामने एक जोरदार क्लैक की आवाज के साथ बंद हो गया। दांतेदार चिटिनस ब्लेड इतने पास थे कि वह उनकी सतह पर चिपके हुए कीचड़ के टुकड़े साफ देख सकता था। सनी पीठ के बल गिरा और अप्रत्याशित हमले से बाल बाल बच गया। अच्छी बात यह थी कि वह घायल होने या मारे जाने से बच गया। बुरी बात यह थी कि वह जमीन पर गिरा हुआ था और हमलावर से जल्दी से दूरी नहीं बना पा रहा था। विशाल चिमटा अभी भी ऊपर मडरा रहा था। जैसे ही सनी को यह एहसास हुआ, वह बेतहाशा एक तरफ लुढ़क गया। अगले ही पल चिमटा नीचे की ओर झपटा, जिससे कीचड़ में हल्की हल्की कंपन हुई।
अगर उसकी तुरंत प्रतिक्रिया न होती तो सनी की छाती उस वार से धंस जाती। वह अभी खड़ा होने ही वाला था कि चिमटा बगल से टकराया। खुशकिस्मती से सनी तैयार था। हमले से बचने या उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय उसने उसका साथ दिया, अपने फैले हुए हाथों से चिमटे को टकराने दिया और वार को कमजोर कर दिया। उसकी बाहें दर्द से चीख रही थीं। सनी ने जोर से वार किया और अपने शरीर को हवा में उछाल दिया। इस तरह कम से कम वह चिमटे की पहुंच से बाहर निकल गया। उसे भले ही लड़ना नहीं सिखाया गया हो, लेकिन एक बात वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि कैसे गिरना है। लैंडिंग के कारण अपनी गर्दन टूटने या सांस फूलने की बजाय उसने अपने शरीर को संभाला और घात लगाए बैठे राक्षस से कुछ दूरी पर जाकर रुकने से पहले फुर्ती से लुढ़क गया। मैं इसे वापस लेता हूँ। सनी को हीरो के युद्ध रोल्स की अपनी व्यंग्यात्मक आलोचना याद आ गई। रोलिंग किसी भी सम्मानजनक राक्षस युद्ध तकनीक का एक अभिन्न अंग है। फिर उसने ऊपर देखा और स्थिति जानने की कोशिश करने लगा। हमलावर आखिरकार उसके सामने आ ही गया। वह कीचड़ के नीचे से निकलकर घुटनों पर बैठे सनी पर अपनी गहरी छाया डाल रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें क्रोध, भूख और द्वेष से भरी थीं। यह उन चिमटे जैसे राक्षसों में से एक था जिसे उसने बहुत समय तक देखा था। लगभग 3 मीटर ऊंचा, उस विशालकाय जीव ने अपने जबड़े हिलाकर एक कर्कश, चुभने वाली चीख निकाली। तुम अपने बाकी दोस्तों के साथ इस विशाल शव को क्यों नहीं खा रहे हो, तुम केकड़े के कमीने। हालांकि सनी की आक्रोश भरी विनती का जवाब बिल्कुल साफ था। राक्षस की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके अधदरांती जैसे पैरों में से आधे टूटे हुए थे और उसके मोटे कवच में दरारें थीं, जिनमें से हर एक से चिपचिपा नीला खून बह रहा था। इसके अलावा उसकी 2 चिमटी वाली भुजाओं में से एक गायब थी, जो कंधे से पूरी तरह फटी हुई लग रही थी। अगर ये दयनीय स्थिति न होती तो उस जीव को आसान शिकार की उम्मीद में कीचड़ में छिपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह दूसरे राक्षसों के पीछे पीछे जाकर उनके भोज में शामिल हो सकता था। सनी की बदकिस्मती थी कि वह सीधे उसके घात में जा गिरा। वह अपनी परछाई की टोही क्षमता पर बहुत ज्यादा निर्भर था, ये भूलकर कि वह किसी जागे हुए इंसान से ज्यादा चौकस नहीं थी। वह भारहीन और अश्रव्य भी थी। यही कारण था कि जब 1 मिनट पहले परछाई उसके जाल के ऊपर से गुजरी थी, तब राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। दूसरी ओर सनी भी अपने आप को भाग्यशाली मान सकता था। इसी तर्क से यदि वह पंख धीमी अवस्था में न होता तो वह प्राणी के अचानक हमले से बच नहीं पाता। लेकिन अपनी किस्मत पर विचार करना बाद में हो सकता है। अभी सनी के पास एक और जरूरी काम था, यानी जिंदा रहने की कोशिश करना। यहाँ वापस आओ, उसने छाया को आदेश दिया और एक तरफ कूद गया। अगले ही पल वह जगह जहाँ वह कुछ पल पहले बैठा था, हमलावर राक्षस ने चीर डाली। उसका भारी चिमटा एक मूंगे के खंभे से टकराया, जिससे लाल रंग के टुकड़े हर दिशा में उड़ने लगे। सनी ने अपना संतुलन बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। उसे उम्मीद थी कि वह भारी कवच पहने घायल प्राणी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला निकला। उसके दरांती जैसे पैर उसके पीछे कीचड़ में धंस गए और चिमटा फिर से हवा में उड़ रहा था। किसी भी क्षण उस युवक का सिर धड़ से अलग करने की धमकी दे रहा था। सनी ने झुककर चिमटे को चकमा दिया और आखिरकार एक पल के लिए राहत की सांस ली। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, किसी हथियार की तलाश में। लगभग तुरंत ही उसकी नज़र कीचड़ से चिपकी किसी अनजान जीव द्वारा छोड़ी गई एक लंबी, चिकनी, नुकीली हड्डी पर पड़ी। बिना रुके वह नीचे झुका और हड्डी को पकड़कर एक जोरदार झटके से बाहर खींच लिया। हड्डी लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, जिसके सिरे पर एक संकरी, नुकीली नोक थी। ये लगभग भाले जैसी थी। समस्या यह थी कि इस अस्थायी भाले की लंबाई बढ़ने के बावजूद सनी के हमले की सीमा राक्षस से कम थी। उसे ये भी संदेह था कि यह कठोर कवच को भेद पाएगा या नहीं। संक्षेप में उसे उस जीव के पास जाकर उसके कवच की किसी दरार पर निशाना साधना था। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। इतनी कम दूरी पर वह राक्षस अपने वजन और विशाल शरीर से ही उसे आसानी से कुचलकर चूर्ण बना सकता था। सनी के दिमाग में एक अजीब विचार आया। थोड़ा चौंक कर वह पल भर के लिए ये तय नहीं कर पाया कि ये दुस्साहस का नतीजा है या मूर्खता का। खैर, वह इतना पागल नहीं था कि इस पर सचमुच विचार करे। उसी क्षण चिमटा फिर से झपटा। इस बार सनी को बचने में थोड़ी देर हो गई और परिणामस्वरूप उसके बाएं पैर में एक तेज दर्द हुआ। चिमटे का किनारा उसके पैर में चुभ गया। कठपुतली के कफन ने उसे थामे रखा, जिससे राक्षस को खून नहीं बहाने दिया, लेकिन प्रहार का जोर इतना जोरदार था कि सनी जमीन पर गिर पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। संभलने का समय नहीं था।
जैसे ही उसकी आंखें चौड़ी हुईं, सनी समझ गया कि अब पागल होने का समय आ गया है। इसलिए बचने की कोशिश करने के बजाय उसने हिलना बंद कर दिया और राक्षस को चिमटे से अपने धड़ पर जकड़ने दिया। तुरंत ही उसकी पसलियों पर एक भयानक दबाव पड़ा। सनी को लगा जैसे वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन एक जागे हुए तानाशाह को हराने से प्राप्त उसके कवच ने राक्षस के चिमटे के जबरदस्त दंश को रोक लिया। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई, उस पल को टालते हुए जब उसके अंदरूनी हिस्से गूदा बन जाएंगे। अगले ही पल सनी की परछाई ऊपर से गिरी और कठपुतली के कफन में लिपट गई। कवच के सुरक्षात्मक गुणों में वृद्धि के कारण वह चिमटे के विनाशकारी आलिंगन का बेहतर प्रतिरोध कर पाया। सनी और राक्षस के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। युवक खुद को राक्षस की पकड़ से मुक्त नहीं कर पा रहा था, जबकि राक्षस अपने शिकार को अपने चिमटे से 2 टुकड़ों में काटकर मार नहीं पा रहा था। वे एक दूसरे को घूरने लगे। तभी उस जीव की आंखों में एक भयंकर आग भड़क उठी। उसने अपने जबड़े चटकाए और सनी को हवा में उठाकर अपने मुंह के पास ले आया, जाहिर है उसका सिर काटने पर आमादा। सब लोग मुझे खाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या मैं इतनी स्वादिष्ट हूँ? जब राक्षस उसे अपने जबड़े के पास ले आया तो सनी ने जरा भी संघर्ष नहीं किया। उसे पता था कि उसके पास जीने का सिर्फ एक ही मौका है। आखिरी पल में सनी ने कठपुतली के कफन से उस नुकीली हड्डी पर छाया पड़ने दी जो अभी भी उसके हाथ में कसी हुई थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, आगे झुका और हड्डी को पूरी ताकत से आगे की ओर धकेला। उसके हाथ के इशारे पर काली हड्डी का भाला आगे बढ़ा और उस जीव की छोटी सी आंख को भेदता हुआ अंदर तक धंस गया। राक्षस की दूसरी आंख सिकुड़ गई। पसलियों में असहनीय दर्द से दांत पीसते हुए सनी ने हड्डी को मोड़ दिया तथा उस प्राणी के मस्तिष्क को यथासंभव अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसे लगा कि उसके शरीर पर दबाव कम हो रहा है। चिमटा खुल गया और सनी नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसने मूड मारा, वह विशालकाय राक्षस भी जमीन पर गिर पड़ा। हड्डी का भाला अभी भी उसके सिर से चिपका हुआ था, नीले तरल की धाराओं में नहाया हुआ। सनी ने कराहते हुए एक कर्कश, दर्दनाक सांस ली। आपने एक जागृत जानवर को मार डाला है, कारापेस कवेंजर। आपको एक मेमोरी प्राप्त हुई है, अजूर ब्लेड। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... आपकी छाया मजबूत होती जा रही है। अध्याय 34 केवल स्टील याद रखता है। सनी कीचड़ में फैला हुआ सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मंत्र की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। तुरंत ही उसे एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो गया, उसकी नज़र थोड़ी तेज हो गई, उसकी त्वचा थोड़ी चिकनी हो गई। बदलाव मामूली था, लेकिन साफ दिख रहा था। वह क्या था, उसे अंदाजा था और उसकी पुष्टि करना आसान था। सनी ने रून्स बुलाए। छाया टुकड़े 14,1000। पहले उसके पास रहस्यमय छाया के केवल 12 टुकड़े थे और उसे यह नहीं पता था कि और कैसे प्राप्त किया जाए। अब ऐसा लग रहा था कि यह प्रक्रिया स्वचालित हो गई है। उसे बस एक दुश्मन को मारना था ताकि उसकी छाया का एक हिस्सा अवशोषित कर सके और अपने कोर को बढ़ा सके। इससे भी बढ़कर उसे प्राप्त होने वाले टुकड़ों की संख्या का मारे गए दुश्मनों की संख्या से सीधा संबंध नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद सनी एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचा। निष्क्रिय आत्मा कोर ने उसे एक टुकड़ा दिया, जबकि जागृत आत्माओं ने 2। हालांकि केवल उन्हीं दुश्मनों को गिना गया जिन्हें उसने सीधे तौर पर हराया था। कमोबेश माउंटेन किंग के अलावा एक सुप्त जानवर को मारने से उसे एक छाया अंश मिला था। अनुभवी दास प्रजनन करता एक सुप्त मानव को मारने से उसे एक और छाया अंश मिला। माउंटेन किंग स्वयं एक जागृत तानाशाह था, जिसका अर्थ था कि उसके 5 जागृत कोर थे। प्रत्येक से सनी को 2 छाया अंश मिलने पर उसके पास कुल 12 हो गए और अब कारापेस कवेंजर को मारने के बाद उसके पास 14 रह गए। दिलचस्प बात यह है कि शिफ्टी, स्कॉलर और हीरो की मौत से उसे कोई भी टुकड़ा नहीं मिला, हालांकि वे उसकी चालों के कारण मारे गए थे। ऐसा लगता है कि उसे अपने दोनों हाथों से एक दुश्मन को खत्म करना पड़ा ताकि उसकी परछाई का एक हिस्सा सोख सके। खैर, या कम से कम एक प्राचीन मृत देवता को बुलाकर। ये प्रक्रिया सामान्य जागृत प्राणियों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया से काफी मिलती जुलती थी। बस फर्क इतना था कि संबंधित पदार्थ आत्मा के टुकड़ों को निकालने और उपभोग करने के चरणों को तत्काल अवशोषण के पक्ष में छोड़ दिया गया था। इसका मतलब था कि छाया के टुकड़ों को संग्रहित नहीं किया जा सकता था और बाद में उन्हें खरीदा या व्यापार नहीं किया जा सकता था। उसे मिशन पूरा करने, सेवाएं प्रदान करने या विभिन्न लूटे गए सामान को बेचने के लिए इनाम के तौर पर इन्हें प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर सनी को और मजबूत बनना था तो उसके लिए एकमात्र विकल्प लड़ना और मारना था।
मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई शांतिपूर्ण जीवन नहीं है। पहले सनी को लगता था कि कम से कम उसके पास अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता चुनने का विकल्प तो है। कई जागृत लोगों ने कभी मानव गुणों की सीमाओं को नहीं छोड़ा और न ही कभी दुर्स्वप्न प्राणियों का सामना किया, बल्कि उन्होंने स्वप्न लोक में विभिन्न कार्य करना चुना, ठीक वैसे ही जैसे वे वास्तविक दुनिया में करते थे। उन्हें आत्मा के टुकड़ों के रूप में भुगतान मिलता था, जो एक साथ प्रगति का ईंधन और गुणों के अंदर सार्वभौमिक मुद्रा थे। सनी ने कभी भी ऐसा जीवन जीने का इरादा नहीं किया था, लेकिन कोई विकल्प न होना भी एक तरह से परेशान करने वाला था। सौभाग्य से इसका एक अच्छा पहलू भी था। अपनी कोर को मजबूत करने के लिए सोल शॉर्ड्स का इस्तेमाल किए बिना वह अपनी कमाई का सारा पैसा आज़ादी से और बेफिक्री से खर्च कर सकेगा। आखिरकार किसी दुश्मन को मारने और शैडो शॉर्ड्स को सोखने के बाद सोल शॉर्ड अभी भी वही रहेगा, जिसे इकट्ठा करके सनी को भविष्य में किसी ज़रूरत की चीज़ से बदला जा सकेगा। इससे वह कमाई और खर्च के मामले में 2 गुना कुशल हो जाएगा, जो कोई छोटा लाभ नहीं था। इसके अतिरिक्त शैडो कोर का मामला भी था। चूंकि सनी और उसकी परछाई दोनों उससे बंधे थे, इसलिए कोर को मजबूत करने से न सिर्फ सनी की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि परछाई भी मजबूत होगी। इसलिए अगर वह खुद को और सशक्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करे, तो वास्तविक प्रभाव एक साथ जुड़ जाएगा, जिससे दुगुनी वृद्धि होगी। इसलिए हर बार इकट्ठा किए गए परछाई के टुकड़े से सनी को वास्तव में दुगुना फायदा होगा, जितना एक जागृत आत्मा के टुकड़े से मिलता है। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। भविष्य तो उज्ज्वल था, बशर्ते वह बच जाए और उसे भविष्य जीने का मौका मिले। बेशक। बैठते हुए सनी ने अपनी नज़रें घुमाई और अपनी यादों को बयान करते रूनों के समूह को ढूंढ निकाला। एज और ब्लेड, क्या उसे आखिरकार एक हथियार मिल गया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मेमोरी, एज और ब्लेड, स्मृति रैंक, जागृत, स्मृति प्रकार, हथियार, स्मृति विवरण। इस भूले हुए किनारे पर केवल स्टील ही याद रखता है। दिलचस्प, बहुत जानकारीपूर्ण तो नहीं, लेकिन दिलचस्प है। सनी ने अपना नया हथियार बुलाया और उसके हाथ में तुरंत एक तेज, हल्की तलवार आ गई। ये हैंडल समेत लगभग 1 मीटर लंबी थी। ब्लेड सीधा और एकधारी था, जिसका अंत एक कोणीय सिरे पर हुआ था। यह नीले स्टील से बना था, जिस पर एक सुंदर परतदार पैटर्न था। स्टील के अंदर सफ़ेद चिंगारियां दिखाई दे रही थीं। क्रॉसगार्ड न्यूनतम और सरल था, जो धारक के हाथों को लगभग कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। अगर सनी को ठंडे हथियारों के बारे में कुछ पता होता, तो वह इसे तांगदाव कहता। हालांकि उसे ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बस इतना समझ पाया कि ब्लेड एकधारी था, जिसका मतलब था कि यह शायद छेदने के बजाय काटने और काटने के लिए बना था, और इसका हैंडल इतना लंबा था कि दोनों हाथ उसमें समा सकते थे। इसके अलावा तलवार भी सुंदर थी। उसने साय को बुलाया और उसे नीले ब्लेड के चारों ओर लपेटने को कहा। तुरंत ही स्टील नीला काला हो गया और उसमें से सफ़ेद चिंगारियां बिखरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तारों से जगमगाता रात का आसमान हो। सनी खड़ा हुआ और तलवार को 2-3 बार हिलाया, ताकि उसके वजन से अभ्यस्त हो जाऊं। तेज धार हवा को चीरती हुई सीटी बजा रही थी। खैर, अब मैं अंततः एक वास्तविक जागृत व्यक्ति की तरह दिख रहा हूं। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। उसके बाद उसने कवच खोजी की लाश पर नजर डाली और मुंह बनाया। उफ, ये हिस्सा अच्छा नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद वह टूटे हुए कवच को तोड़ने में कामयाब रहा और उसमें से कोमल गुलाबी मांस की कुछ पट्टियां काट लीं। वह जानवर की छाती से चमकता हुआ क्रिस्टल निकालना भी नहीं भूला, आत्मा का टुकड़ा। बिना किसी उम्मीद के उसने उस टुकड़े को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की, ये याद करते हुए कि यह कैसे किया जाना चाहिए था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में वे मेरे लिए किसी प्रत्यक्ष उपयोग के नहीं हैं। सनी ने कंधे उचकाते हुए मांस और टुकड़े को एक स्थायी बैग में रख दिया, जिसे उसने काले समुद्री शैवाल से बुना था, और सूरज की ओर देखने लगा। दिन अभी बाकी था। समुद्र के वापस आने से पहले उसके पास दूर पहाड़ी तक पहुंचने का अच्छा मौका था। हालांकि मैला ढोने वाले जानवर से लड़ाई में उसका बायां पैर चोटिल हो गया था, इसलिए चलना पहले जितना आसान नहीं था। उसने दांत पीस लिए और लंगड़ाने लगा। घंटों बीत गए। चोटों और बढ़ती सतर्कता के कारण सनी की गति काफी धीमी हो गई थी। वह पसीने से तरबतर था, दांत पीस रहा था और हर कदम पर दर्द महसूस कर रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जैसे जैसे वह भूल भुलैया में आगे बढ़ता गया, रास्ते उतने ही उलझे और उलझे हुए होते गए। परछाई की मदद के बावजूद उसे बार बार पीछे हटना पड़ा और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
बकवास बकवास बकवास। अगर कुछ नहीं बदला तो सनी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब था कि लौटते समुद्र में उसकी मौत हो जाएगी। सनी ने खुद को मौत के बारे में सोचने से रोकते हुए तेज चलने की कोशिश की। हालांकि वह ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता था। गलत मोड़ लेने से उसके कीमती मिनट बर्बाद हो सकते थे, इसलिए उसे रास्ता सावधानी से चुनना था। इसके अलावा अगर किसी और घात पर ध्यान न दिया गया तो उसकी जान सीधे जा सकती थी। शाप। जब वह हताश होने लगा था तभी उसकी परछाई ने अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे सनी क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। रास्ते में कुछ आगे कुछ मोड़ों के बाद मूंगे चौड़े हो गए और एक छोटा सा खुला मैदान बन गया। और उस खुले मैदान के बीचों बीच कोई कीचड़ पर चल रहा था। सनी ने सबसे पहले गोरी त्वचा देखी। ढेर सारी त्वचा। लंबी दुबली पतली लड़की ने सिर्फ एक बनावटी स्कर्ट और एक भद्दी सी ब्रा पहनी हुई थी, दोनों समुद्री शैवाल से बनी थी। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शांत भाव से वह रुकी और पीछे मुड़कर देखा। हवा उसके छोटे चांदी जैसे बालों से खेल रही थी। ये नेफिस था, बदलता सितारा। एक हाथ में उसने एक अजीब सी सुनहरी रस्सी का सिरा पकड़ा हुआ था और रस्सी के दूसरे छोर पर अंधी लड़की कैसिया सावधानीपूर्वक पीछे पीछे चल रही थी। अध्याय 35। एक छाया, एक तारा और एक दैवज्ञ। ऊपर धूसर आसमान, नीचे काली मिट्टी, बीच में लाल रंग का अथाह सागर। इस स्वप्निल पृष्ठभूमि में दो खूबसूरत लड़कियां भूल भुलैया में टहल रही थीं। एक नाजुक और कमजोर थी, सुनहरे बाल और नीली बेमतलब आंखें। उसने एक साधारण अंगरखा पहना हुआ था, पैरों में चमड़े की चप्पलें और कंधों पर समुद्र की लहरों के रंग का एक लबादा। दूसरी लंबी और दुबली पतली थी। उसके रेशमी चांदी जैसे बाल और साफ स्लेटी आंखें थीं। उसके खुले कपड़े काले समुद्री शैवाल से बने थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा और पुष्ट शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वह संतुलित, सतर्क और नंगे पैर थी। एक सुनहरी रस्सी ने दो लड़कियों को एक साथ जोड़ा। वाह, क्या नज़ारा है, सनी ने सोचा। उसे अचानक अफसोस हुआ कि वह कलाकार नहीं है। तस्वीर तो बस पेंटिंग बनने की गुहार लगा रही थी। रुको, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे लोग मिल गए। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अगर नेफिस और कैसिया यहाँ थे तो पहले से दिखाई दे रही नारंगी रोशनी का उनसे कुछ लेना देना जरूर था। इसका मतलब था कि उन्हें पता था कि ऊंची पहाड़ी तक कैसे पहुंचा जाए। इसका मतलब यह था कि सनी को उच्च ज्वार से कुचलकर नहीं मरना पड़ा। ओह, तो अब मैं क्या करूं? वह दूसरों को खुश करने में माहिर नहीं था। दरअसल वह बिल्कुल उल्टा था। लोग आमतौर पर सहज रूप से उससे दूर रहते थे और यह सामान्य परिस्थितियों में ही होता था। हालांकि इस बार उसने पूरे 4 हफ्ते ये सुनिश्चित करने में बिता दिए थे कि अकादमी में हर कोई उससे नफरत करे। अच्छा काम, सनी। फिर भी वह कम से कम उपयोगी तो था। इस स्थिति में भूखे राक्षसों का सामना करते समय एक अतिरिक्त शरीर पहले से ही एक बड़ा वरदान था। और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अकेले आगे की ओर देखने की उसकी क्षमता ही बहुत मूल्यवान थी। वे इसे जरूर समझेंगे, है ना? एक गहरी सांस लेते हुए सनी ने परछाई में कदम रखा और तेजी से खुले मैदान की ओर बढ़ा। वह लगभग 1 मिनट में वहां पहुंच गया, छुपकर दोनों लड़कियों को देखता रहा और फिर कोई अंतिम निर्णय लिया। लकड़ी के डंडे की सहायता से अंधी कैसिया धीरे धीरे मैदान के बीच में पहुंची और अपना हाथ बढ़ाकर नेफिस को ढूंढा और उसके कंधे को छुआ। तुम रुक क्यों गए? नेफिस ने अंधी लड़की को सहारा दिया और आकाश की ओर देखा। देर हो रही है। दोनों लड़कियों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद कैसिया ने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए? नेफिस ने पलकें झपकाईं और अपना गला साफ किया। हाँ, सनी उनकी बातचीत से थोड़ा खुश हुआ। वह क्या है? एक मजबूत चुप प्रकार। फिर वह अपनी दुविधा में लौट आया और मुंह बना लिया। मैं उनसे कैसे बात करूं? अरे, ये इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हें डेट पर चलने के लिए पूछ रही हूँ। मतलब उनमें से किसी एक को? दोनों को? मैं क्या सोच रही हूँ? बस जाकर हाय कह दो। लेकिन फिर यदि वह अचानक छाया से प्रकट हो गया, किसी खौफनाक व्यक्ति की तरह नहीं, तो क्या संभावना थी कि वे डर जाएं और उस पर हमला कर दें, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वह कोई राक्षस नहीं है? रुको, वे ऐसा क्यों करेंगे? आह, भाड़ में जाए ये सब। सबसे सुरक्षित रास्ता चुनते हुए सनी ने अपनी परछाई को आदेश दिया कि वह अपनी छुपने की जगह छोड़कर ऐसी जगह चले जाए जहां नेफिस उसे साफ देख सके। उसने साफ महसूस किया कि परछाई आदेश का पालन करते हुए आंखें घुमा रही थी। जैसे ही साया हिलने लगा, नेफिस ने अचानक अपना हाथ बगल की ओर कर लिया। तुरंत
उसमें एक लंबी तलवार प्रकट हुई जो रक्षात्मक मुद्रा में आकर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। साया अपनी छिपने की जगह से 2 कदम भी आगे बढ़ पाता, उससे पहले ही चेंजिंग स्टार की धूसर आंखों ने उसे भेद दिया। परछाई जम गई, वह थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। कैसिया एक कदम पीछे हट गई। नेफ, यह क्या है? नफिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि ध्यान से परछाई को देखा। फिर उसने बस इतना कहा, वहाँ एक छाया है। कैसिया का गुड़िया जैसा चेहरा पीला पड़ गया। एक छाया? मैला ढोने वाले। लंबी लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा झुका लिया। नहीं, यह एक मानव छाया है। कैसिया को साफ तौर पर यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। आश्चर्य से उसने पूछा, मानव छाया? क्या? यह क्या कर रही है? नफिस हिचकिचाया। थोड़ी देर बाद उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया, उद्धरण चिन्ह ... ये हमारी ओर हाथ हिला रहा है। तारानकन तारानकन तारानकन। 1 मिनट की चुप्पी के बाद कैसिया को अंततः प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द मिल गए। क्या? मैंने कहा, ये लहरा रहा है। हाँ, मुझे पता है। मेरा मतलब है, वह ऐसा क्यों कर रहा है? नेफिस ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह हमें जाल में फंसाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश हो। इस समय सनी को लगा कि अब बात करने का समय आ गया है। उसने गहरी सांस ली और फिर दोस्ताना लहजे में कहा, वास्तव में मैंने इसे सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए आगे भेजा था कि आप मुझे उस तलवार से तब तक न मार दें जब तक आपको यह एहसास न हो जाए कि मैं इंसान हूँ। नेफिस ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उस जगह का ठीक ठीक पता लगा लिया जहाँ सनी परछाई के एक धब्बे में छिपा था। उसकी तलवार हल्की सी हिली और नए खतरे पर निशाना साधा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर तुम इंसान हो तो एक खौफनाक जानवर की तरह परछाई में क्यों छिपे हो? हे भगवान, मैं कोई घिनौना आदमी नहीं हूँ। सनी का गला रुंध गया, लेकिन उसकी गलती बेरहम थी। उसे जवाब देना ही था, और वो भी सच्चा। मेरा मतलब है, आप चेंजिंग स्टार नेफिस हैं। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नेफिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे को ठीक से पढ़ न पाने की वजह से ये तय करना लगभग नामुमकिन था कि वह उस पर यकीन करती है या नहीं। हालांकि उसने अपने जवाब में उसका असली नाम एक वजह से शामिल किया। अगर वह इंसान होने का ढोंग रच रहा कोई राक्षस होता तो उसे पता ही नहीं चलता। सौभाग्य से कैसिया अधिक अभिव्यंजक थी। क्या तुम वही लड़के हो जो मेरे साथ कैफेटेरिया में बैठे थे? सनी मुस्कुराई। इस बीच नेफिस ने अंधी लड़की की तरफ देखा। क्या आप उसे जानते हो? कैसिया ने सिर हिलाया। मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। उसका नाम सनलेस है। वह रैंकिंग में दूसरे से आखिरी स्थान पर था, ठीक मेरे ऊपर। लंबी लड़की ने भौहें सिकुड़ी, मानो याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने पूछा, विकृत? सनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह हताशा ने ले ली। ओह, अब छोड़िए भी। कैसिया हिचकिचाए और जवाब नहीं दिया। अरे, मैं सच में कोई बिगड़ल इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैंने बस कुछ बातें कह दी, कुछ लड़कियों से। ये सब गलतफहमी थी। नेफिस कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर अंततः उसने अपनी तलवार हटा दी। ठीक है, आप बाहर आ सकते हैं। सनी लंगड़ाता हुआ साए से बाहर आया और अपनी पीठ को पुकारा। वह उसके पैरों तक बह गई और फिर से चिपक गई, मानो हिल रही हो। वह कमीना उस पर हंस रहा था। नेफिस से कुछ मीटर दूर रुककर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, ये दिखाते हुए कि उसका लड़कियों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। चेंजिंग स्टार ने उसे जिज्ञासु नजरों से देखा। आपको क्या हुआ? वह उसके लंगड़ेपन, चोटों और कुल मिलाकर चोटिल रूप की ओर इशारा कर रही थी। सनी ने आह भरी। कार्पेस कवेंजर। नेफिस ने भौहें उठाईं। क्या आप जीवित बच निकलने में कामयाब रहे? तुम शर्त लगा लो, मैंने किया था। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। सनी ने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं भाग नहीं पाया, मैंने उसे मार डाला। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपने झोले की ओर इशारा किया, जो स्वादिष्ट राक्षसी मांस से भरा था। नेफिस ने उसे फिर से देखा और उसके बारे में अपनी राय पर पुनर्विचार किया। अब उसकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। कारापेस कवेंजर्स वैसे तो जानवर ही थे, लेकिन फिर भी वे जागे हुए थे। उनके शक्तिशाली शरीर और प्राकृतिक कवच के साथ किसी भी स्लीपर के लिए उन्हें हराना आसान काम नहीं था, क्योंकि उन सभी का कोर निष्क्रिय था। रैंकिंग सूची में सबसे नीचे के किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि इसके बारे में सोचे तो ये कुछ ज्यादा ही उत्कृष्ट था। सनी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। आह, ये तो पहले से ही घायल था। नेफिस ने कंधे उचकाए। मारना तो मारना ही है।
तुमने अच्छा किया। उसके बाद वह चुप हो गई, मानो कुछ और कहने का इरादा ही न हो। सनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। खुशकिस्मती से कैसिया उसकी मदद के लिए आ गई। क्या आप गंभीर रूप से घायल हैं? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, बस मेरी पसलियों और पैर में चोट लगी है, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मेरा कवच काफी मजबूत है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कठपुतली का कफन पाने के लिए वे उसे मार डालने के लिए ललचाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्मृतियां अपने स्वामी की मृत्यु के समय ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें केवल एक जीवित व्यक्ति ही स्वेच्छा से स्थानांतरित कर सकता था। खैर, हमेशा यातनाएं और ब्लैकमेल होता रहता था, लेकिन उसे शक था कि दोनों खूबसूरत लड़कियों में से कोई भी इस हद तक गिर जाएगी। सनी ने अपना गला साफ किया। स्कवेंजर पर ठोकर खाने से पहले मैं उस ऊंची पहाड़ी की ओर जा रहा था जिसके ऊपर विशाल मूंगा स्तंभ था। लेकिन लड़ाई के बाद मेरी गति कम हो गई। अब मुझे समय पर न पहुंच पाने की चिंता हो रही है। क्या तुम्हें रास्ता पता है? कैसिया मुस्कुराए। दरअसल हमने आखिरी दिन उस पहाड़ी पर बिताए हैं। हम बस वापस जाने ही वाले थे। नफिस ने आकाश की ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा। सनी ने अपने होंठ चाटे। अच्छा, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? वेट, नहीं तो नहीं कहेंगे, है न? अंधी लड़की ने अपना सिर अपने साथी की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट प्रश्न लिखा हुआ था। नेफिस ने अपनी आंखें नीची करके सनी को घूरा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नहीं। क्या? उद्धरण चिन्ह ... संकट। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हो गया है राजकुमारी? क्या तुम तेज नहीं बोल सकती? अपने सीने में दिल की धड़कन तेज महसूस करते हुए सनी मुस्कुराया। अच्छी तरह से ठीक है। अध्याय 36 अलाव। ऊंची पहाड़ी तक का बाकी रास्ता ज्यादा समय नहीं ले पाया। नेफिस आगे चल रहा था और सभी सही जगहों पर सही मोड़ ले रहा था, इसलिए भूल भुलैया में घुसने और किसी बंद रास्ते पर वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा आसपास कोई कूड़ा बीनने वाला भी नहीं था। दरअसल अगर कैसिया न होती, जो अपनी लाठी के सहारे भी धीरे धीरे चलती थी, तो वे और भी तेजी से आगे बढ़ सकते थे। सुनहरी रस्सी के सहारे वो हर कदम उठाने से पहले आगे की जमीन को ध्यान से देखती थी। लाल जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते किसी अंधे व्यक्ति के चलने के लिए आदर्श सतह नहीं थे। सनी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बीच बीच में उस अजीब जोड़े पर अविश्वास भरी नजरें डालता रहा। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, कैसिया उसे एक बोझ ही लग रही थी। शायद ये कहना निष्ठुरता होगी, लेकिन स्वप्न लोक की निर्दयी वास्तविकता में गुमराह दयालुता मौत का पक्का रास्ता है। लड़कियों से मिलने और उन्हें देखने से पहले उसे अब भी उम्मीद थी कि कैसिया के भयानक दोष में कोई अप्रत्याशित और शक्तिशाली पहलू छिपा है। लेकिन उसने जो देखा उससे ऐसा नहीं था। अगर वह ठीक से चल भी नहीं सकती, तो उसे छिपाने के लिए कौन सी शक्ति थी? इस निर्दयी सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं था कि वह अंधी लड़की अपनी रक्षा नहीं कर सकती और इस तरह अपने साथियों को ही नीचे गिरा देगी। ऐसा होने के लिए या तो मूर्ख होना चाहिए या फिर जीने का शौक न होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वर्णन नफिस के लिए उपयुक्त था? उसे लगा कि नफिस के लिए इनमें से कोई भी वर्णन उपयुक्त नहीं था। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं था। पहाड़ी पर चढ़कर और मूंगे की विशाल झाड़ियों के पास पहुंचकर नेफिस ने सुनहरी रस्सी को तुरंत हटा दिया और उसे वापस बुला लिया। इस तरह वह खुल गई और एक सुंदर बंडल में उसके हाथों में आ गई। आह, तो यह एक स्मृति है। सनी को आश्चर्य हुआ कि जादुई रस्सी में क्या खूबियां हैं। जल्द ही उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसकी हैरान आंखों के सामने ही रस्सी की लंबाई अचानक बढ़ने लगी। जल्द ही वह पहले से 3 गुना लंबी हो गई। नेफिस ने शांति से रस्सी के दोनों सिरों को फंदों में बांधा और फिर उनमें से एक को हवा में उछालकर उसे मूंगे के खंभे के शीर्ष के पास एक उभरे हुए उभार के चारों ओर सटीक रूप से लपेट दिया। फिर उसने जांच की कि रस्सी टिकेगी या नहीं। तेजी से ऊपर चढ़ी और ऊपर से हाथ हिलाकर सनी को अपने पीछे आने का संकेत दिया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सनी रस्सी के पास गया और उसे पकड़ लिया। वह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यही उसका सिर काटने का सबसे अच्छा मौका होगा। चढ़ाई करते हुए वह असहाय है और नफिस खंभे के ऊपर खड़ा है। हाँ, उसके मन में एक जीवंत तस्वीर उभर आई। घबराना बंद करो, सनी ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सोचा। ऐसा नहीं था कि उसे चेंजिंग स्टार के बेदाग नैतिक गुणों पर पूरा यकीन था, बल्कि उसे एक बात का पूरा यकीन था, अगर नेफिस सचमुच उसे मारना चाहती तो उसे किसी मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वह उसे कभी भी टुकड़े टुकड़े कर सकती थी।
हालांकि इससे एक साथ डरा हुआ और आश्वस्त, सनी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और मूंगे के टीले के शीर्ष पर नेफिस के साथ जा मिला। फिर वह मुड़ा और उत्सुकता से देखने लगा कि कैसिया उन तक कैसे पहुंचेगी। अंधी लड़की ने लकड़ी का डंडा हटाया और रस्सी के पास पहुंची। फिर उसने उसे हाथ में पकड़ा, उसे लूप के सिरे तक पहुंचाया और अपना पैर अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, नेफिस ने रस्सी पकड़ ली और खींचने लगा, कैसिया को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए तब तक ऊपर उठाता रहा जब तक वह ऊपर नहीं पहुंच गई। उसे बस नेफिस का हाथ पकड़कर उनके साथ जुड़ने के लिए एक कदम बढ़ाना था। कुशल मूंगे का टीला विशालकाय शूरवीर की गर्दन के गोलाकार पत्थर के चबूतरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। दरअसल ये लगभग एक छोटे से द्वीप जैसा था। द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर कुछ मूंगे की पत्तियों के पीछे लड़कियों ने एक छोटा सा डेरा बना रखा था। वहां सोने के लिए समुद्री शैवाल के ढेर, धूप में सूख रहे मैला ढोने वालों के मांस के टुकड़े और एक अग्निकुंड था। सनी ने अस्थायी अग्निकुंड की ओर इशारा किया। क्या 2 रात पहले तुम ही थे? मैंने दूर से एक नारंगी रोशनी देखी थी। कैसिया का चेहरा काला पड़ गया। हाँ, ये पहली बार था जब हमने आग लगाई थी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। नेफिस ने आह भरी। सनी ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। क्यों? अंधी लड़की ने अपने बालों को छुआ और अपना सिर नेफिस की ओर घुमाया। रात में कोई भी रोशनी राक्षसों को आकर्षित करेगी। पहले हम पर मैला ढोने वालों ने हमला किया और फिर वह पीली पड़ गई और पढ़ना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन उसे पढ़ना जरूरी नहीं था। उस विशाल तंबू की याद अभी भी सनी के जहन में ताज़ा थी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। अगर नहीं तो आज रात वह जरूर आग जलाकर कुछ जानवरों का मांस भूनने वाला था। ओह, मैं समझ गया। नेफिस ने आकाश की ओर देखा और अपना गला साफ किया। अब सब ठीक हो जाना चाहिए। सूरज डूबने से पहले हमारे पास अभी भी समय है। उसके बाद वह आग जलाने में व्यस्त हो गई। कैसिया बस समुद्री शैवाल के ढेर पर बैठी इंतजार करती रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सनी जमीन पर लेट गया और अपने थके हुए चोटिल शरीर को आराम करने दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मेरे झोले में ताज़ा मांस है। क्या तुम्हारे पास पानी है? कैसिया मुस्कुराए। हाँ, एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसके बाद उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एक सेकंड बाद उसके हाथ में नीले कांच की एक खूबसूरत बोतल दिखाई दी। यह एक स्मृति है जो मेरे पास है। यह हमेशा भरी रहती है। सनी ने कांच की बोतल ली और ईर्ष्या से उसे देखा। पानी की अंतहीन आपूर्ति है ना? मेरी तेज घंटी से भी ज्यादा। धन्यवाद। उसने बोतल को होठों से लगाया और ललचाई हुई आंखों से ठंडा, स्वादिष्ट पानी पी लिया। सच कहूं तो चाहे वह कितना भी पी ले, अंदर पानी की मात्रा कम नहीं हुई। क्या ये सचमुच अंतहीन है? कैसिया ने फिर से अपने बालों को छुआ। ओह, सच में नहीं। अगर आप इसे उल्टा कर दे और पानी बहने दे तो यह आधे घंटे में बंद हो जाएगा, लेकिन फिर यह बहुत जल्द फिर से भर जाएगा। उस समय नेफिस आग जला चुकी थी। बिना ऊपर देखे उसने सनी का रुकसाक उठाया और उसे खोला। तुरंत आत्मा का टुकड़ा बाहर लुढ़क गया। लंबी लड़की ने उसे देखा, फिर सनी को। फिर उसने टुकड़ा वापस अंदर डाला और मांस बाहर निकाला। सनी घबरा गया और एक भ्रामक जवाब तैयार करने लगा, लेकिन नेफिस ने पूछा ही नहीं। इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और कैसिया से अपनी बातचीत जारी रखी। यह अभी भी एक महान स्मृति है। पीने योग्य पानी प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। कैसिया ने उसके शब्दों से प्रसन्न होकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। जल्द ही भुने हुए मांस की तेज गंध हवा में फैल गई। उसी समय सूरज क्षितिज के पास पहुंचने लगा था। कहीं नीचे से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और भूल भुलैया की लाल दीवारों के बीच काले पानी के पहले निशान दिखाई देने लगे। सनी ने पूर्व की ओर देखा, जहां आसमान पहले से ही अंधेरा हो रहा था। फिर वह बेचैनी से हिल गया। क्या कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ तक आते हैं? नेफिस ने मांस को पलटा और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ रात में। दिन में तो उनमें से ज्यादातर गायब हो जाते हैं। सनी मुस्कुराए। उसे यह समझ आ गया कि दिन में भूल भुलैया में इतने राक्षस क्यों नहीं थे। पब फ्यूचर एड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सब उस जगह के पास इकट्ठा होते हैं जहां मैं हाल ही में अपना समय बिता रहा था। तुम्हें इसे देखना चाहिए था। यहाँ से पश्चिम की ओर ऊंची चट्टान। दरअसल यह एक मूर्ति है। कैसिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक मूर्ति, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए ये होना चाहिए। हाँ, यह एक शूरवीर की विशाल मूर्ति है, कम से कम 200 मीटर ऊंची। उसका सिर गायब है, इसलिए मैंने गर्दन के ऊपर छिपा दिया। खैर, जिस दिन हमें यहाँ भेजा गया था
उस मूर्ति के पास दो समुद्री जीव आपस में लड़ पड़े थे। जब पानी कम हुआ तो मैंने देखा कि वहां एक विशाल शव पड़ा है, जिसे सैकड़ों मैला ढोने वाले धीरे धीरे नोच रहे हैं। नेफिस ने सिर हिलाया। इससे दिन में दुर्लभ प्राणी की अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण हो जाएगा। कब तक? सनी ने पलकें झपकाईं। कितनी देर तक? चेंजिंग स्टार कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, जिससे सभी असहज महसूस करने लगे। कितनी देर? जब तक वे शव को खा नहीं लेंगे। ओह, एक दिन और, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। नफिस मुड़ा, मांस को आग से दूर ले गया और फिर जल्दी से उसे बुझा दिया। उस लड़की में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। तीनों ने गोधूली की मध्यम रोशनी में खाना खाया। मांस रसीला, मुलायम और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। ये सनी ने अब तक जो भी खाया था उससे भी बेहतर था, यहाँ तक कि अकादमी के कैफेटेरिया में भी नहीं। बेशक उसकी भीषण भूख ने इसमें एक भूमिका निभाई थी। समय समय पर वे कांच की बोतल एक दूसरे को देते रहते थे। जब उनका खाना खत्म हुआ तो अंधेरा समुद्र फिर से उमड़ पड़ा और रात छा गई। सब कुछ घोर अंधकार में डूबा हुआ था। बेशक सनी, नेफिस और कैसिया दोनों को आसानी से देख सकती थी। रात के अंधेरे में चेंजिंग स्टार लगभग वैसा ही रहा। हालांकि अंधी लड़की ने अपनी असली भावनाएं जाहिर कर दी, ये सोचकर कि कोई नहीं देखेगा। वह दिन की तुलना में कहीं ज्यादा खोई हुई, अकेली और डरी हुई लग रही थी। मानो इन भावनाओं का विरोध करने की कोशिश करते हुए कैसिया ने उज्ज्वल आवाज में कहा, क्या हम औपचारिक रूप से अपना परिचय दें? मैं कैसी हूँ? नेफिस ने उसकी ओर देखा और कंधे उचका दिए। नेफ, अब सनी की बारी थी। उसने खुशी से सांस छोड़ी कि उन्होंने उसका नाम सीधे नहीं पूछा। ज्यादा संभावना तो यही थी कि वह अपना इंसानी नाम बता पाता, हालांकि ये सवाल के शब्दों पर भी निर्भर करता। राहत महसूस करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सनलेस हूँ, लेकिन आप मुझे सनी कह सकते हैं। अध्याय 37, एक दूसरे को जानना। सनी को धीरे धीरे अंधेरे में बातें करने का शौक हो रहा था। रोशनी के बोझ के बिना लोग ज्यादा निश्चिंत और ईमानदार थे। इससे उसे बचपन में शहर में अक्सर होने वाली बिजली कटौती की याद आ गई। उसके परिवार के पास एक साथ इकट्ठा होकर कुछ घंटे एक दूसरे से बातें करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब ये अंधेरे घंटे उनकी सबसे कीमती यादों में से एक बन गए थे। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, चूंकि हम एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले हैं, तो क्या हमें अपनी क्षमताओं और यादों को साझा करना चाहिए? यह एक तार्किक सुझाव था। अगर वे साथ साथ लड़ने वाले थे तो एक दूसरे की खूबियों को जानना कमोबेश जरूरी था। फिर भी उसने देखा कि नेफिस अपने चेहरे पर सावधानी भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। सौभाग्यवश वह अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं शुरू करता हूँ, सनी ने कहा, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए और नियंत्रित तरीके से अपने बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए। अगर वह बात करने की पहल करता तो भी उसे सच बताना पड़ता, लेकिन कितना और किस हद तक, यह फैसला उसे ही करना था। लेकिन अगर वे पूछते और उसे जवाब देना पड़ता तो हालात अप्रत्याशित हो जाते। मेरे गुण मुझे छायाओं से लगाव देते हैं। मेरा थोड़ा सा जुड़ाव ईश्वरत्व से भी है। अंततः मैं स्वयं को अप्रत्याशित परिस्थितियों में पाता हूँ। कैसी ने ध्यान से सुना और फिर अपना सिर नीचे कर लिया, मानो शर्मिंदा हो। ओह, वह सच कह रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी ईमानदारी पर शक था। क्यों नहीं? मैंने एक रोगग्रस्त झूठे की प्रतिष्ठा अर्जित करने में कितना समय लगाया है। सनी ने अपना गला साफ किया और अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराया। सचमुच ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं ईमानदार हूँ? अंधी लड़की थोड़ा हिल गई। ओह, यह मेरी योग्यता है। मैं लोगों के गुणों को देख सकता हूँ। कभी कभी मुझे दृश्य भी मिलते हैं। वे भविष्य या अतीत के बारे में हो सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं यही सोचता हूँ। ऐसा बस 1-2 बार ही हुआ है। सनी ने निगल लिया, लेकिन फिर शांत हो गई। तो वो एक तरह की भविष्यवक्ता है। खुशकिस्मती से उसकी समझ सिर्फ गुणों तक ही सीमित है, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। फिर भी मुझे उसके आसपास सावधान रहना होगा। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार उसे समझ आया कि अंधी लड़की को उसके जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला। सवाल ये था कि क्या उसने भविष्य के किसी दृश्य में देखा था या अतीत के किसी दृश्य में। अगर वह भविष्य का दृश्य था तो क्या यह मान लेना सही होगा कि वह कम से कम एक और जन्मदिन जरूर मना पाएगा, या क्या भविष्य जानने से वाकई उस पर कोई असर पड़ा और क्या वह बदल गया? उदाहरण के लिए,
ये जानने के बाद कि वह निश्चित रूप से बच जाएगा, सनी ने स्वाभाविक रूप से निश्चिंत होकर अपनी सतर्कता कम कर दी होगी। फिर इसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ये निश्चित रूप से संभव लग रहा था, है ना? यह मानते हुए कि भविष्य बदला जा सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। फिर सिर में दर्द महसूस करते हुए सनी ने फिलहाल इस विचार को टालने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी आंतरिक उथल पुथल को छिपाया और दोस्ताना लहजे में कहा, यह एक अच्छी क्षमता है। क्षमताओं की बात करें तो आप मेरी क्षमता पहले ही देख चुके हैं। मेरी परछाई स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और अन्वेषण कर सकती है। ये भौतिक संसार को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों की दृष्टि और श्रवण शक्ति एक जैसी है। इस तरह मैं खतरे का सामना करने से पहले ही उसे पहचान सकता हूँ। परछाई तेज और छिपकर चलने वाली है, ये कहीं भी जा सकती है और इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। ओह, मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। वह मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि लड़कियां उसके शैडो स्काउट की उपयोगिता को समझेंगी और उसकी कद्र करेगी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी। नेफिस ने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया, जबकि कैसी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने अपने हाथों से अपनी छाती ढांक ली। ओह क्या? नेफिस ने भौहें चढ़ाईं और सपाट स्वर में कहा, क्या आपने कभी अकादमी में अपनी योग्यता का उपयोग किया है? सनी ने पलकें झपकाईं। कितना अजीब सवाल है। अकादमी में? जरूर, बिल्कुल, क्यों? ओह ठीक है, वे सोचते हैं कि मैं विकृत हूँ। बकवास। इससे पहले कि लड़कियां कुछ कह पाती, उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और बोला, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कभी भी कोई अनुचित काम करने के लिए नहीं किया है। आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। खुशकिस्मती से ये सच था। हालांकि नेफिस और कैसी दोनों ही संशय में दिखे। सनी ने दांत पीस लिए। मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। आप जो भी सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। मैंने अपना लगभग हर जागने का घंटा ये सीखने में बिताया कि कैसे जीवित रहा जाए। नेफिस ने भौहें उठाईं। मैंने तुम्हें कक्षा में एक बार भी नहीं देखा। सनी हंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? पब फ्यूचर विज्ञापन? बेशक, आपने नहीं किया। जब आप अन्य स्लीपर्स के साथ फर्श साफ करने में व्यस्त थे, मैं वाइल्डनेस सर्वाइवल का अध्ययन कर रहा था। अब पलक झपकाने की बारी चेंजिंग स्टार की थी। जंगल? क्या ऐसा कोई रास्ता है? कैसी भी उतनी ही उलझन में थी। हाँ, है। ज्यादातर लोगों को ये बात बाद में सोचने जैसी लग सकती है, लेकिन मेरे जैसे बाहरी इलाके के बच्चे के लिए, जिसने कभी किसी आलीशान स्कूल में पढ़ाई नहीं की या किसी प्राइवेट ट्यूटर से नहीं मिला, जंगल में कैसे जिंदा रहना है, ये सीखना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। इसके बिना मैं उसी पल डूब जाता जब हमें सपनों के लोक में भेजा जाता। एक दुर्लभ अवसर पर नेफिस पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहा था। उसने अपनी कलाइयां रगड़ी और सोच विचार कर उसकी ओर देखा। मैं समझ गया, मुझे नहीं पता था। सनी ने मुंह बनाया और जहर को अपनी आवाज में उतरने से रोकने की कोशिश की। आखिरकार जब उसने बात की तो उसका लहजा हल्का और सौम्य था। कोई बात नहीं, आपके जैसे किसी व्यक्ति को ये बात पता न होना स्वाभाविक है। जब उसने उसकी हैसियत का जिक्र किया तो चेंजिंग स्टार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन आखिरकार उसने कोई जवाब नहीं दिया। सनी ने आगे कहा, खैर, यह मेरी योग्यता है। जहां तक यादों की बात है, मेरे पास 3 हैं। एक कवच है, एक तलवार है और आखिरी एक बहुत तेज आवाज वाली घंटी है। अब बारी थी बांटने की। थोड़ी देर रुकने के बाद नफिस बोला, मेरे गुण मुझे प्रकाश और अग्नि के प्रति आकर्षण देते हैं, साथ ही दिव्यता से भी गहरा जुड़ाव देते हैं। मेरी 2 यादें हैं, एक रस्सी। जब वह बोल रही थी, सनी कैसी को देख रहा था और उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जो देखा उससे नेफिस सच कह रहा था, लेकिन पूरा सच भी नहीं। और ये देखते हुए कि वह अंधी लड़की अपनी सच्ची भावनाओं को कितनी मुश्किल से छुपा रही थी, चेंजिंग स्टार के गुणों में छिपा रहस्य बिल्कुल भी मामूली नहीं था। दिलचस्प! उद्धरण चिन्ह ... और एक तलवार। रस्सी बहुत मजबूत है और इसकी लंबाई बदल सकती है। तलवार बहुत तेज है और इसे चलाने वाले को आत्माओं के हमलों से कुछ हद तक बचा सकती है। मेरी क्षमता का इस्तेमाल उपचार के लिए किया जा सकता है। सनी ने आखिरी हिस्से के शब्दों को ध्यान से पढ़ा। इसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य कुछ और था? उसे पूरा यकीन था कि नेफिस भी उसकी तरह अपने सारे पत्ते नहीं दिखाएगी। हालांकि उपचार क्षमताएं बेहद दुर्लभ थीं। ऐसा कोई होना जो ठीक कर सके, लेकिन केवल उपचार तक ही सीमित न हो, ऐसा तो बिल्कुल भी सुनने में नहीं आता। लेकिन फिर भी
वह चेंजिंग स्टार थी, इतिहास के उन गिने चुने लोगों में से एक जिन्हें पहले दुर्स्वप्न में सच्चा नाम मिला था। अगर सनी अपनी पहलू क्षमता पर विचार करे तो कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। मुझे आश्चर्य है कि उसकी पहलू रैंक क्या है। बाहरी तौर पर वह उत्साहित होने का दिखावा कर रहा था। आप एक चिकित्सक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच एक चिकित्सक का होना अविश्वसनीय भाग्य है। कैसी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। नेफ भी एक अद्भुत योद्धा है। तुम्हें उसे उन मैला ढोने वालों से निपटते हुए देखना चाहिए था। खैर, मैंने भी असल में उसे नहीं देखा, लेकिन वह बहुत डरावना लग रहा था। सनी को किसी को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि नेफिस कितना जबरदस्त योद्धा था। उसने उसे अपनी 2 आंखों से देखा था। कुछ दरअसल वे उसकी परछाई की आंखें थीं। खैर, आंखों की जगह जो भी था। इस बीच कैसी ने आह भरी। क्या मेरी बारी है? ओह, मेरे गुण कुछ खास नहीं हैं। मुझे लगता है कि मुझे रहस्योद्घाटन और भाग्य से लगाव है। मेरी योग्यता वैसी ही है जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था। यह ज्यादा उपयोगी नहीं है। मेरी यादों के बारे में मेरे पास 3 हैं, बोतल, लकड़ी का डंडा और यह कवच। बोतल के बारे में तो तुम जानते ही हो, डंडा हवा पैदा कर सकता है। ये कवच असल में जागृत श्रेणी का है। ओह, नेफ ने इसे मुझे हमारी मुलाकात में दिया था। इसमें एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। तो वह न सिर्फ कैसी को अपनी पीठ पर धो रही है, बल्कि उसने अपने एकमात्र कपड़े भी दे दिए हैं, वह भी जागृत श्रेणी का कवच। क्या नेफिस क्या सोच रहा है? अंधी लड़की मुड़ी और थोड़ी देर बाद बोली, मैं पहले एक बहुत अच्छा तलवारबाज हुआ करता था, अब मैं असल में लड़ नहीं सकता। आखिरी 2 वाक्य जाहिर तौर पर उसकी खामी से जुड़े थे। हालांकि सनी और नेफिस दोनों ने अपनी खामी को गुप्त रखने का फैसला किया। हालांकि अपने साथी की खामी जानना सहयोग और एक दूसरे का साथ देने के लिए जरूरी था, फिर भी ऐसी कोई बात साझा करने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत थी। अभी उनके बीच कोई भरोसा नहीं था, और अगर था भी तो सनी अपनी खामी किसी से साझा नहीं करना चाहता था। नेफिस के पास भी कई राज थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा, यह अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमारे पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त साधन हैं, बशर्ते हम उनका सही इस्तेमाल करें। लगता है अब सोने का समय हो गया है। अंधेरे में नेफिस ने अपना सिर झुकाया और दूर से उसकी बातें सुनने लगी। ठीक है, मैं पहले पहरा दूंगा। सनी ने मदद करने का फैसला किया और कहा, दरअसल मेरी परछाई सोती नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो वह हमें जगा सकती है। बदलते सितारे धीरे से मुस्कुराए। मैं पहले पहरा दूंगा। उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक महसूस करते हुए सनी ने आह भरी और कंधे उचका दिए। जो मर्जी, क्या देखोगे? हम कुछ भी तो नहीं दिख रहा। खैर, जो भी हो, बस मुझे दोष मत देना जब आधी रात को कोई विशालकाय चीज हमें निगल जाए। तभी वह अचानक कांप उठा। रुको, वो मौत का झंडा तो नहीं था, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 38 अंधेरे में प्रश्न। सनी को नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर तक वह अंधेरे में चुपचाप बैठा लहरों की शांत गड़गड़ाहट सुनता रहा। राहत के इस दुर्लभ पल में पिछले कुछ दिनों की यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। हालांकि वह इतना थका हुआ था कि किसी भी चीज के बारे में गंभीरता से सोच नहीं पा रहा था। वह गर्म, तृप्त और अपेक्षाकृत सुरक्षित था। फिलहाल इतना ही काफी था। जल्द ही कैसिया की सांसों की लय बदल गई, जिससे पता चला कि वह सो गई थी। नेफिस शिविर की रखवाली कर रहा था, बिना हिले डुले और हमेशा की तरह थोड़ा दूर। अपने चांदी जैसे बालों और गोरी त्वचा के साथ वह किसी संगमरमर की मूर्ति जैसी लग रही थी। सनी ने आह भरी। वह थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा, फिर धीरे से बोला, अरे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नेफिस ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचका दिए। कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न मिलने से साफ जाहिर था कि उसे उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता याद थी। जरूर, क्या ये बहुत व्यक्तिगत होगा? सनी हिचकिचाया। मैंने सोचा था कि आप विरासत में मिली यादों के पूरे भंडार के साथ जादू में आते हैं। मेरा मतलब है, यही आपका मुख्य लाभ होना चाहिए। आपके पास केवल 3 ही कैसे थीं? नफिस कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। दरअसल मेरे पास सिर्फ 2 ही थे। रस्सी कैसी से आई थी? उसने भौहें उठाईं। ओह, मैं समझा। यह महसूस करते हुए कि उसका उत्तर वास्तव में उत्तर नहीं था, नेफिस ने कुछ देर सोचा और कहा, जब मेरे पिता का निधन हुआ तो हमने अपनी ज्यादातर यादें खो दी। जो बची थी उन्हें परिवार को चलाने के लिए सालों में एक एक करके बेच दिया गया।
ये तलवार और कवच मेरे पहले दुष्स्वप्न से मिले हैं। तो बात कुछ ऐसी ही थी। सनी को एहसास हुआ कि अमरज्वाला वंश का पतन शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था। फिर भी इसमें कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। निश्चित रूप से आपके कबीले की प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए पैसा कमाने के अन्य तरीके भी रहे होंगे। बिना किसी कड़ी प्रतिक्रिया के नेफिस ने बस इतना कहा। इसके अन्य कारण भी थे। फिर उसने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर उसकी ओर घुमा दिया। क्या मैं बदले में आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? सनी ने निगल लिया। हाँ, आगे बढ़ो। नेफिस ने अपना सिर झुका लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक लिगेसी हूँ? क्या बस इतना ही? सीधी बात है, मैंने कास्टर को इसका जिक्र करते सुना। वह दूसरे स्लीपर्स को डांट रहा था ताकि वे तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आएं। उसने सिर हिलाकर मुंह फेर लिया। उसकी शांत धूसर आंखों के पीछे क्या विचार छिपे थे, सनी को पता नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद ही वह हिम्मत जुटा पाया और वह सवाल पूछ पाया जो वह सचमुच पूछना चाहता था। हालांकि ऐसा करने से पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि कैसी गहरी नींद में सो रही हो, और फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न पाकर उन्होंने आगे कहा। तुम अपने ऊपर उसका बोझ क्यों डाल रहे हो? चेंजिंग स्टार के मुंह का एक कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। क्यों? क्या तुम नहीं करोगे? सनी ने अपने दांत पीस लिए। उसे महसूस हुआ कि दोष उसके मुंह से सच्चा जवाब बाहर निकाल रहा है। नहीं, सच कहूं तो वह आखिरी पल तक यही मानना चाहता था कि जवाब हाँ ही होगा। लेकिन दुष्स्वप्न के बाद उसने जो कुछ खो दिया था वह था खुद से झूठ बोलने की क्षमता। सच बेरहम होता है। ऐसा नहीं है कि सनी को उस अंधी लड़की पर दया नहीं आ रही थी या वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था। बस उसे पूरा यकीन था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। एक असहाय व्यक्ति को सपनों के लोक से पार ले जाने की तो बात ही छोड़िए। अगर उसने कोशिश भी की तो वे दोनों साथ साथ मर जाएंगे। फिर भी वह अपने आप को थोड़ा निराश होने से नहीं रोक सका। हालांकि नफिस ने उसे जज नहीं किया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ पल बाद उसने बस इतना कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। क्योंकि वह चाहती है। सनी को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि या तो वह उसे सद्गुण और करुणा का पाठ पढ़ाएगी या कैसी की कमजोर सी लगने वाली क्षमता को अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बनाने का कोई स्पष्ट तरीका बताएगी। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नेफिस को उम्मीद थी कि वह यह मान लेगा कि वह अपनी जान खतरे में डाल रही है, यहाँ तक कि एक जागृत कवच प्रकार की स्मृति की बलि चढ़ाने की हद तक, क्योंकि वह बस यही करना चाहती थी। हास्यास्पद। पहले तो उसने उसकी बात को अनसुना समझकर टाल दिया, लेकिन जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही ज्यादा परेशान होता गया। क्योंकि शायद ये वास्तव में सच था। अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण सनी ने कभी भी कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया था। ज्यादातर समय वह उसे इसलिए करता था क्योंकि उसे उसकी जरूरत होती थी। ये कभी चाहने का सवाल नहीं था, ये हमेशा जरूरी का सवाल था। उसके लिए ये जीवन का एक बुनियादी नियम था। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या ये सिर्फ नजरिए की बात थी? नेफिस को अपनी परवरिश में कुछ खूबियां जरूर मिली, लेकिन वे उतनी नहीं जितनी उसने सोची थी। उसके पास न तो दौलत थी और न ही उसे ताकत देने वाले कोई हथियार। हालांकि उसकी मानसिकता सनी से अलग थी। उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह इच्छा जैसी तुच्छ चीज के पक्ष में आवश्यकता की उपेक्षा करने का साहस करे और ऐसे काम करे जो सनी जैसा सामान्य व्यक्ति कभी नहीं करेगा। जैसे एक अंधी लड़की की मदद करना, क्योंकि नेफिस यही करना चाहता था। शायद यही मानसिकता सबसे बड़ा लाभ थी। शायद यही वह वास्तविक बाधा थी जो लेगेसीज को बाकी लोगों से अलग करती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, ये सोचने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि सनी के सोचने से पहले ही नेफिस अचानक फिर से बोल पड़ा। मेरी बारी। ओह, क्या उसका मतलब है कि अब सवाल पूछने की उसकी बारी है? सचमुच उसका यही मतलब था। चेंजिंग स्टार एक बार फिर सनी की ओर मुड़ा और एक लंबे विराम के बाद अचानक पूछा, क्या आप ओडिसीज की कथा जानते हैं? क्या? कौन? ये कैसा अजीब सवाल है। सनी ने हतप्रभ होकर सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि वह उसे देख नहीं पा रही थी। उसने कहा, नहीं। नफिस ने आह भरी और मुंह फेर लिया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, ओडिसियस एक प्राचीन युद्ध का नायक था। किंवदंतियों के अनुसार उस समय कुछ मनुष्यों के पास जागृत शक्तियां थीं। अकेलीस के पास अविनाशी शरीर था। डायोमीडेस इतना क्रूर था कि युद्ध के देवता भी उससे सावधान रहते थे। अजाक्स एक दैत्य जैसा बलवान था।
ओडिसियस सबसे शक्तिशाली नहीं था और न ही सबसे बहादुर, हालांकि वो सबसे चालाक था। सनी ने पलकें झपकाईं और चांदी के बालों वाली लड़की को घूरने लगा। क्या ये कहाँ से आया? वो अचानक इतनी वाकपटू कैसे हो गई? इस बीच नेफिस ने आगे कहा। अंत में ओडिसियस की चतुराई ने युद्ध को समाप्त कर दिया और वह घर लौटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि देवताओं ने उसे शाप दिया कि वह अनंत काल तक समुद्र में भटकता रहेगा और कभी वापस नहीं आएगा। वर्षों तक वह एक के बाद एक भयावहता से बचता रहा और अपने सभी साथियों को खो बैठा। फिर जहाज के टूटने पर वह खुद को एक ऐसे द्वीप पर पाता है जहां खूबसूरत परी कैलिप्सो रहती थी। चेंजिंग स्टार की अलौकिक अजीब सी उदास आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, जिससे एक मनमोहक माहौल बन गया। सनी खुद को रोक नहीं पाया और पूरे ध्यान से सुनने लगा। कैलिप्सो को ओडिसियस से प्रेम हो गया और उसने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। कई वर्षों तक वे एक साथ सद्भाव से रहे। द्वीप एक स्वर्ग जैसा था जो सभी प्रकार के आश्चर्यों, व्यंजनों और आनंद से भरा था। जब तक प्रेम करने वाला कैलिप्सो उसके साथ था, ओडिसियस अमर था। लेकिन जितना अधिक समय वह रुका, उतना ही अधिक समय वह किनारे पर बैठकर उदास आंखों से समुद्र को देखता रहा। नेफिस मुस्कुराया। अंत में ओडिसियस ने एक अस्थायी नाव बनाए और द्वीप को छोड़ दिया, इसके सभी आकर्षण, सुंदर परी और यहाँ तक कि अपनी अमरता भी पीछे छोड़ दी। तो मेरा प्रश्न है, उसने द्वीप क्यों छोड़ा? सनी ने पलकें झपकाईं। क्या ये कैसा दिमागी खेल था? उसने तो ये भी सोचा कि नेफिस उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे जवाब में सच्ची दिलचस्पी थी। अजीब। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बिना किसी दृढ़ता के कहा, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह घर से बहुत दूर था। नेफिस के चेहरे पर एक क्षणिक मुस्कान उभरी। बहुत दूर, घर से? ठीक है। उसके बाद वह मुड़ी और अपना सिर नीचे कर लिया और पुनः मूर्ति की तरह बन गई। पब फ्यूचर एड्स। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातचीत खत्म हो गई हो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए सनी लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उदास आंखों वाले ओडिसियस की छवि उसके मन में बार बार उभर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा, क्या वह घर वापस आ गया? जल्द ही, नेफिस ने उत्तर दिया। हाँ, वह अपनी पत्नी और बेटे के पास लौट आया और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। संतुष्ट होकर सनी मुस्कुराया और अपनी तरफ मुड़ गया। जब वह आधी नींद में था, तभी उसने एक बार फिर चेंजिंग स्टार की धीमी आवाज सुनी। इस बार वह बमुश्किल सुनाई दे रही थी और बेमतलब थी, मानो किसी के लिए नहीं। ओडिसियस देवताओं की इच्छा को तोड़ने वाला पहला मानव था। तारानकन तारानकन तारानकन। सुबह सनी और नेफिस सबसे पहले उठे। जब सूरज उग रहा था और समुद्र पीछे हट रहा था, उन्होंने आग जलाए और सादा नाश्ता बनाने लगे। कैसिया अभी भी सो रही थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात वाली बातचीत हुई ही न हो। हालांकि कुछ देर बाद किसी तरह उन्होंने अगले कुछ दिनों की योजना पर चर्चा कर ली। नेफिस के पास कुछ विचार थे। आपने हमें पश्चिम की ओर भीड़ लगाने वाले मैला ढोने वालों के बारे में जो बताया, उसे देखते हुए तार्किक कदम यही होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दें। बेशक उत्तर और दक्षिण भी स्वीकार्य हैं, लेकिन इससे हमारे और दुश्मन के बीच ज्यादा दूरी नहीं रहेगी। सनी ने उस तर्क से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हमने पूर्व की ओर थोड़ा बहुत अन्वेषण किया है, लेकिन इतना नहीं कि हम एक दिन में अगले उच्च बिंदु तक आत्मविश्वास से पहुंच सकें। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आज का दिन वहां चट्टानों के उस समूह तक जाने का रास्ता तलाशने में बिताया जाए और कल शिविर हटा लिया जाए। उसने आह भरी। क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? क्या पूर्व में कोई मानवगढ़ होगा? नेफिस ने अपना सिर हिलाया। मैंने आज तक ऐसे किसी क्षेत्र के बारे में नहीं सुना जो इस जगह की विशेषताओं से मेल खाता हो। बहरहाल हमें और जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। या तो हमें कोई गढ़ मिलेगा, या फिर कोई अजय प्रवेश द्वार मिलेगा, या फिर मर जाएंगे। पूर्व दिशा किसी भी दिशा जितनी अच्छी है। इसके अलावा ये सबसे सुरक्षित भी है, क्योंकि पश्चिम में राक्षसों का एक समूह है। तभी कैसी अचानक सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह घबराई हुई और उत्तेजित लग रही थी। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। कैसी, क्या बात है? अंधी लड़की उनकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। एक दृष्टि, मुझे एक दृष्टि मिली, जैसे कोई भविष्य सूचक सपना। सनी ने सोचा, इस नई हकीकत को स्वीकार करने की कोशिश करते हुए कि कोई भविष्य देख सकता है या अतीत। इस बीच
चेंजिंग स्टार ने अपना हाथ बढ़ाया, मानो वह अपनी तलवार बुलाने के लिए तैयार हो। क्या हम खतरे में हैं? कैसी ने ऊर्जावान तरीके से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने लोगों से भरा एक महल देखा। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह उसी दिशा में है। सनी और नेफिस एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे खुश हो या डरें। कैसी की छोटी, नाजुक उंगली आत्मविश्वास से पश्चिम की ओर इशारा कर रही थी। अध्याय 39 पश्चिम की यात्रा। इसके बाद छाए सन्नाटे में कैसी के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह उलझन ने ले ली। अचानक तनाव महसूस करते हुए उसने पूछा, ओह, क्या हुआ? सनी ने आह भरी, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। बस यही वह दिशा है जिससे हम बचना चाहते थे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं कल यहीं से आया हूँ। वहाँ बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। अंधी लड़की का चेहरा उतर गया। ओह, नफिस, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, ने उसे एक अस्पष्ट नज़र से देखा और अंततः बोला, हमें महल के बारे में और बताओ। कैसी की आंखों में पहले जैसा उत्साह लौट आया। गंभीरता से सिर हिलाते हुए उसने अपने दर्शन का वर्णन करना शुरू किया। मैंने एक विशाल, खंडहर हो चुके शहर का सपना देखा था जो पुराने पत्थरों से बना था। यह ऊंची, अभेद्य दीवारों से घिरा हुआ था। इसकी संकरी गलियों में तरह तरह के राक्षस घूम रहे थे। शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर एक शानदार महल खड़ा था। वह मुस्कुराए, लेकिन महल में कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि वह लोगों से भरा था। मुझे लगता है, नहीं, मुझे यकीन है कि वे जागृत थे। कुछ दीवारों की रखवाली कर रहे थे, कुछ दुनिया की परवाह किए बिना अपना जीवन जी रहे थे। वहाँ भोजन था, सुरक्षा थी और हंसी थी। खैर, ये तो बहुत अच्छा लगता है। अगर यह किला सचमुच होता तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाती। सनी ने गला साफ किया, क्या तुमने कुछ और देखा? कैसी ने भौहें सिकोड़कर याद करने की कोशिश की। फिर उसका चेहरा साफ हो गया। हाँ, मैंने सनी को मुझे महल के द्वार से अंदर ले जाते हुए देखा। इसका मतलब है कि हम वहां पहुंच ही जाएंगे। उसके गुड़िया जैसे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभर आई, जो इतनी खुशी से भरी थी कि सनी अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि अंदर ही अंदर वह कैसी के दर्शन की एक खास बात पर अटका हुआ था। वो ये कि महल तक पहुंचने की बात करते हुए अंधी लड़की ने सिर्फ उन दोनों का जिक्र किया था। क्या इसके पीछे कोई मतलब था? सनी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और चुपके से नेफिस की ओर देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या उसने भी उस छोटी सी विसंगति को समझ लिया है। हालांकि चेंजिंग स्टार पहले की तरह ही रहस्यमयी थी। ज्यादा भावुक हुए बिना उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, फिर हम पश्चिम की ओर चलेंगे। तारानकन तारानकन तारानकन। जब समुद्र अभी भी पीछे हट रहा था, उन्होंने नाश्ता किया और फिर कुछ समय यात्रा की योजना बनाने और अस्थायी शिविर छोड़ने की तैयारी में बिताया। इस दौरान सनी को लड़कियों को थोड़ा और जानने का मौका मिला। तभी उसे अचानक एक ऐसा एहसास हुआ जिससे उसका सिर लगभग फट गया। यह अद्भुत एहसास नेफिस से जुड़ा था। जब वे पहली बार अकादमी के गेट के सामने मिले थे, तब सनी ने एक आत्मविश्वासी, अलग थलग रहने वाली लड़की की एक खास धारणा बना ली थी। बाद में उसके व्यवहार और चेंजिंग स्टार के अतीत के बारे में अलग अलग खुलासों ने उस धारणा को और पुख्ता कर दिया। नेफिस दुनिया से कुछ अलग थलग सी लगती थी। वह रहस्यमयी, एकांतप्रिय और शांत स्वभाव की थी। उसके मौन स्वभाव और अजीबोगरीब बोलचाल के कारण उसके साथ बातचीत करने वाले लोग बेचैन हो जाते थे और अक्सर वह उससे कहीं ज्यादा बातें बता देती थी जो वे बताना चाहते थे। वह जितना कम बोलती, उतना ही ज्यादा जानती हुई लगती थी। वह खामोश, उदासीन, आत्मविश्वास आकर्षक था और कभी कभी तो दमनकारी भी। हालांकि ये धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई। इस मामले के पीछे की असली सच्चाई शांत और अलग थलग रहने से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी। उससे थोड़ी और बात करने और कैसी के साथ उनकी बातचीत देखने के बाद सनी लगभग बेहोश हो गया जब उसे एहसास हुआ कि नेफिस वाकई एक अविश्वसनीय, हास्यास्पद, बेहद अजीब इंसान है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लोगों से बात करना ही नहीं आता। जब भी वह कुछ कहना चाहती, या तो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देती या फिर वाक्य के बीच में ही लड़खड़ाकर चुप हो जाती। उसकी आवाज़ कभी भी उसके कहने से मेल नहीं खाती थी। अक्सर वह अपनी बात में सही लहजा रखना भूल जाती, जिससे सवाल बयान जैसे लगते या फिर जवाब के उलट। इसके अलावा कई अंतर्मुखी लोगों की तरह नेफिस को भी अपनी भावनाएं खुलकर दिखाने की आदत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई भावनाएं नहीं थीं, बस वह उन्हें व्यक्त करने में बहुत बुरी थी।
नतीजतन उसका चेहरा हमेशा ठंडा और उदासीन दिखता था। इसलिए अधिकांश समय वह या तो कम से कम बात करना पसंद करती थी या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। इन सब बातों को एक साथ जोड़कर फिर उसकी सामान्य विचित्रता को गुना करके अंततः एक रहस्यमय अगम्य बर्फ राजकुमारी की झूठी छवि बनाने के लिए जिम्मेदार था, जबकि वास्तव में वह शर्मीली थी और लोगों से बातचीत करने में पूरी तरह से अयोग्य थी। इस बात का एहसास होने के बाद सनी ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी खुद को नेफिस को चौड़ी आंखों से देखने से नहीं रोक पाया। वह बस मुश्किल से अपना जबड़ा खुला रहने से रोक पाया। क्या बकवास है, ये तो नायक जैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं है। उसके मन में नेफिस निश्चित रूप से किसी भी घटना का मुख्य पात्र बनने लायक व्यक्ति था। केंद्र में हमेशा उसके और कैस्टर जैसे आत्मविश्वासी मजबूत लोग होते थे। दूसरी ओर उसके और कैसी जैसे लोग पृष्ठभूमि में बहुत दूर चले जाते थे। अब हालांकि नहीं, ये सोच भी गलत थी। चेंजिंग स्टार को अपनी बात कहने में दिक्कत थी और उसमें सामाजिक कौशल की कमी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह मजबूत नहीं थी। दरअसल इसका मतलब शायद उल्टा भी हो सकता था। उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब हासिल कर लिया, लेकिन मुश्किलों की एक और परत के साथ। वह अभी भी खतरनाक थी। तभी नेफिस ने आखिरकार देखा कि सनी उसे घूर रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और एक लंबी चुप्पी के बाद भावशून्य स्वर में पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? उसने पलकें झपकाईं, विचारों की अचानक बाढ़ से खुद को बाहर निकाला और अपना गला साफ किया। कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने जा रहा था कि हम कब निकल रहे हैं। नफिस कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह मुड़ी और बोली, जल्द ही। आप सचमुच एक शब्द से अधिक नहीं बोल सकते हैं ना? पूरी तरह से हतप्रभ सनी ने अपनी भावनाओं को छुपाया और मुस्कुराया। तो ठीक है। तारानकन तारानकन तारानकन। सुबह के धुंधले उजाले में वे ऊंची पहाड़ी को छोड़कर पश्चिम की ओर चल पड़े, कल के अपने कदमों पर वापस। रास्ता जानते हुए छोटा सा दल तेजी से आगे बढ़ा। नेफिस आगे आगे चल रहा था। उसकी तलवार किसी भी पल वार करने को तैयार थी। उसके थोड़ा पीछे सनी था। इस बार सुनहरी रस्सी थामे और कैसी को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। बेशक असल इंसान जीव जो उन्हें ले जा रहा था वह उसकी परछाई थी। वह आगे की ओर देख रही थी, खतरे के संकेतों के लिए भूल भुलैया को ध्यान से देख रही थी। भूल भुलैया पहले जैसी ही थी, उलझी हुई और अंतहीन सी। काली मिट्टी से निकले मूंगे के लाल पत्ते एक विशाल उलझे हुए जंगल का निर्माण कर रहे थे। हालांकि आज उसमें कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। कुछ ही देर में छाया की नजर भारी भरकम भूखे कूड़ा बीने वालों के समूह पर पड़ी। अध्याय 40 कमजोर बिंदु। रुको, सनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया से सफाईकर्मियों के समूह को देखते हुए। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकला, नफिस ने तुरंत अपनी तलवार बुलाई। एक पल के लिए आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और आंखों में एक प्रश्न लिए उसकी ओर देखा। इस बीच कैसिया वहीं जम गई और उसने हिचकिचाते हुए अपना डंडा उठाया। सनी ने राक्षसों की गिनती की, 1 2 3 5। शाप। विशालकाय जानवर झुंड में हारे हुए लग रहे थे, बिल्कुल उसी जानवर जैसे उसने मारा था। हालांकि उनके जख्म उतने गहरे और भयानक नहीं थे। उनमें से हर एक पहले वाले घायल जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक था और उनकी संख्या कम से कम आधा दर्जन थी। आगे रास्ते पर 6 लोग कूड़ा बीनने वाले हैं। वे धीरे धीरे हमारी दिशा में बढ़ रहे हैं। नफिस ने आगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गन्नापूर्ण भाव था। क्या उन्होंने शव का काम पूरा कर लिया है? सनी ने एक क्षण सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन शायद अब सबके लिए पर्याप्त मांस नहीं है, इसलिए कुछ लोगों के पास खाली पेट लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेफिस ने सिर हिलाया और पास के एक शाखायुक्त रास्ते की ओर इशारा किया। हम उनके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तीनों स्लीपर्स जल्दी से आगे बढ़े और राक्षसों के समूह से बचते हुए रास्ता बदल लिया। तनावग्रस्त और गंभीर वे चलते रहे, कोशिश करते रहे कि रास्ते पर बने रहे और भूल भुलैया में न खो जाएं। हालांकि अगले 1 घंटे में उन्हें बार बार बेतरतीब दिशा में मुड़ना पड़ा, दूसरे कूड़ा बीने वालों से बचते हुए। उनके और विशाल मूर्ति के बीच की दूरी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। एक समय वे लाल रंग की भूल भुलैया के अनगिनत बंद सिरों में से एक के पास अपनी सांसें ले रहे थे। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बड़ी संख्या में जीव उनके छिपने की जगह से गुजर रहे थे और उनसे दूर एक घुमावदार मूंगे के रास्ते से अलग हो रहे थे। सनी ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। हम ऐसे नहीं चल सकते।
इस गति से तो हम सूर्यास्त से पहले कभी भी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। कैसी पहली व्यक्ति थी जिसने प्रतिक्रिया दी? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह एक उचित सुझाव था। हालांकि सनी सहमत होने में हिचकिचा रही थी। नेफिस ने अपने विचार साझा किए। भावशून्य भाव से उसने कहा, कल तो यह और भी कठिन हो जाएगा। मधुमेह निवारण के काम आता है ये प्राचीन उपाय जिज्ञासा कर देखें। इंसुलेक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सही थी। कल तक भूलभुलैया में और भी ज्यादा कूड़ा बीने वाले लोग आ जाएंगे। तो क्या करें? चेंजिंग स्टार ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया। थोड़ी देर बाद वह सनी की ओर मुड़ी। झगड़ा करना, लड़ाई, उन दर्जनों राक्षसों से लड़ना, क्या वो पागल थी? सनी ने अपनी उपहास को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम तलवार चलाने में कुशल हो, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि उनमें से प्रत्येक चीज हमसे एक दर्जा ऊपर है? हम कई लोगों के खिलाफ लड़ाई में जीवित नहीं बचेंगे। नेफिस ने सिर हिलाया। हम बड़े समूहों से बचते हैं, छोटे समूहों को कम करें। एक क्षण बाद उसने कहा, यदि उनमें से एक या दो हैं, तो संभावना है। सनी जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे कोई ठोस वजह नहीं सूझ रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली। अच्छा। नफिस कुछ देर तक उसे घूरती रही। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुमने उस मेहतर की लाश का अध्ययन किया है जिसे तुमने मारा था? इसका क्या मतलब था? सनी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, वह दर्द में डूबा हुआ था और समुद्र के वापस आने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। और वह एक लाश का अध्ययन क्यों करेगा? रुको, मुझे लगता है टीचर जूलियस ने कुछ कहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद नेफिस बोला, स्कवेंजर्स के शरीर में 3 कमजोरियां होती हैं। पहली तो जाहिर है, उनके जोड़। जो चीज लचीली होनी चाहिए वह बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो सकती। इसलिए जोड़ों के ऊपर कवच में जगह होती है। जोड़ों को निशाना बनाकर आप उनकी गतिशीलता और हमला करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। ओह, तो एक मरे हुए राक्षस का अध्ययन करके उसकी खूबियों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये बात इतनी स्पष्ट थी कि सनी ने खुद को पहले न समझ पाने के लिए फटकार लगाई। इस बीच नेफिस ने आगे कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन दूसरा भी वैसा ही है। यहीं पर उनका धड़ उनके कवच से जुड़ता है। अगर आप उस जगह पर सटीक निशाना लगाते हैं तो आप एक मेहतर को बुरी तरह घायल कर सकते हैं और उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि जब तक आप उसकी रीढ़ की हड्डी को काटने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक घाव जानलेवा नहीं होगा। वह फिर भी कुछ देर तक लड़ सकता है। सनी ने देखा कि चेंजिंग स्टार का अजीबपन गायब हो जाता था जब भी वह उन चीजों के बारे में बात करती थी जिन पर उसे भरोसा था, जैसे कि प्राचीन नायक या चीजों को मारना। जिज्ञासु, आखिरी कमजोर बिंदु उनकी पीठ पर है, लगभग उस स्तर पर जहां आंखें होती हैं। उनके कवच में एक हल्का सा अवतल रंगहीन गुहा है। यहीं पर कई कवच प्लेटें जुड़ती हैं। वहां का काइटिन अपेक्षाकृत पतला होता है। अगर आप इसे भेद सकें तो आप सीधे मस्तिष्क को नष्ट कर सकते हैं। यह एक घातक प्रहार होगा। ये जानकर अच्छा लगा। हालांकि वह कमजोर जगह इतनी ऊंची थी कि कोई इंसान उस पर वार नहीं कर सकता था। आखिरकार मैला ढोने वाले 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। मानो उसके विचार पढ़ते हुए नेफिस ने आगे कहा, उस कमजोर बिंदु को निशाना बनाना बहुत कठिन है। स्कवेंजर के आकार, गति और उसके पंजे की आक्रमण सीमा के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाना लगभग असंभव है। उसने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अगर हम एक भी मैला धोने वाले पर ठोकर खाएं तो मैं चारा बनूंगा। मेरा काम उसे घुमाना और फिर उसे रोकना होगा, जिससे तीसरा कमजोर बिंदु उजागर हो जाएगा। तुम्हारा काम उसे मारना होगा। सनी ने घुटन भरी सांस ली। क्या होगा अगर वे 2 हों? हमेशा की तरह। नेफिस जवाब देने से पहले रुका। मत मरो, तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ ही देर में उनके पास एक कूड़ा बीने वाले से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उनके पीछे भूल भुलैया का एक लंबा रास्ता था जिसमें मुड़ने के लिए कोई उपयुक्त शाखाएं नहीं थीं। उनके आगे एक छोटा सा खुला मैदान था जिसमें से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता था। उस मार्ग में कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय कूड़ा कचरा धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ रहा था। सनी ने जल्दी से स्थिति बताई और चेंजिंग स्टार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। बिना ज्यादा देर किए उसने उसे सिर हिलाकर हामी भर दी। हम खुले मैदान में लड़ते हैं। उसके बाद नेफिस ने कैसी को धीरे से भूलभुलैया की दीवार तक पहुंचाया और उसे बैठने के लिए जगह ढूंढने में मदद की। यहीं रुको, हम वापस आते हैं। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, जल्द ही।
जैसे ही नेफिस जाने के लिए बढ़ा, कैसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। नेफ, तुम सावधान रहना, ठीक है? पब फ्यूचर विज्ञापन। नेफिस ने पलकें झपकाईं और अपना सिर थोड़ा झुकाया। फिर वह मुस्कुराए। ओह जरूर, ऐसा कहकर वह और सनी जल्दी से मैदान की ओर चल पड़े। जब तक वे वहां पहुंचे तब तक मेहतर के प्रकट होने में बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। सनी की परछाई गलियारे से बाहर उड़कर उसके पैरों से चिपक गई। नेफिस से कोई बात किए बिना वह जल्दी से परछाई में छिप गया और हमला करने के मौके की उम्मीद में वहीं इंतजार करने लगा। दूसरी ओर नेफिस टहलते हुए मैदान के बीचों बीच पहुंची और शांति से खड़ी हो गई। उसके कंधे ढीले और पीठ सीधी थी। उसके हाथों में एक सुंदर लंबी तलवार दिखाई दी जो लापरवाही से जमीन की ओर तान रही थी। यह न जानते हुए कि और क्या किया जाए, सनी ने चुपचाप अपने शब्द दोहराए, मत मरो। एक पल बाद मेहतर ने मैदान में कदम रखा। जब उसकी छोटी छोटी आंखों ने नेफिस को देखा तो उनमें एक दुष्ट ज्योति प्रज्वलित हो उठी। बिना एक पल भी गंवाए वह विशालकाय राक्षस चीखा और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इसका विशाल चिमटा भयानक गति से आगे की ओर बढ़ा तथा अपने रास्ते में आने वाली हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। नेफिस ने तेजी से एक तरफ कदम बढ़ाया, चिमटे को चकमा दिया, फिर पीछे की ओर छलांग लगाई और खुद को दौड़ते हुए राक्षस के रास्ते से हटा लिया। उसी समय उसकी तलवार हवा में चमक उठी और मेहतर के एक अगले पैर के जोड़ में गहरी चोट कर गई। जमीन पर नीला खून बिखरा हुआ था। बेशक ये छोटा सा घाव मेहतर को धीमा करने के लिए बहुत मामूली था। आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ घाव घूम गया और एक जोरदार बगल में वार किया। नेफिस, जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, के पास अपनी तलवार से वार को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने ब्लेड को सही कोण पर पकड़कर ज्यादातर वार को कम कर दिया, लेकिन बचा हुआ बल अभी भी उसका संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। तभी दूसरा चिमटा नीचे आ गिरा। अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश करने के बजाय चेंजिंग स्टार ने गिरते ही एक हाथ पर कलाबाजी मारी, जिससे वह राक्षस से थोड़ी दूर हो गई। उसकी तलवार फिर से भड़क उठी। इसके तुरंत बाद ही अगला हमला हुआ। हालांकि सनी को अब इन बारीकियों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि इन जोखिम भरे छलांगों और छलांगों के बीच नेफिस किसी तरह मैदान की दूसरी तरफ चक्कर लगाने में कामयाब हो गया था, जिससे मेहतर को उस परछाई की तरफ पीठ फेरने पर मजबूर होना पड़ा जिसमें वह छिपा था। अब या कभी नहीं, दांत पीसते हुए सनी आगे बढ़ा। इससे पहले कि चेंजिंग स्टार अपना आखिरी चकमा पूरा करती, इससे पहले कि सफाईकर्मी का चिमटा ऊपर से उस पर टूट पड़े, इससे पहले कि सनी को डर लगने का समय मिले, उसने अपने और राक्षस के बीच की दूरी कम की और पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसके कवच पर जा गिरा। फिर उसने अपना पूरा वजन लगाकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। नीला ब्लेड उसकी मुट्ठी में झिलमिलाता हुआ अस्तित्व में आया और तुरंत ही साय ने उसे निगल लिया। एक सांस के बाद वह काला ब्लेड मेहतर के कवच में गहरे फीके गड्ढे में सटीक रूप से लगा। एक दरार के साथ काइटन टूट गया, जिससे तलवार की नोक मेहतर के शरीर में गहराई तक धंस गई। राक्षस कांप उठा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सनी अपने कवच से उछलकर लुढ़कती हुई कीचड़ में जा गिरी। इतना आसान, ये तो पहले ही खत्म हो चुका था। मानो उसे उत्तर देने के लिए स्पेल की आवाज हवा में गूंज उठी। आपने एक जागृत जानवर को मार डाला है, कारापेस कवेंजर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है।